वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 41 से 50। लेलिन को जरा भी अजीब नहीं लगा। किसी भी दिखावे के बावजूद इतने बड़े युद्ध के आसन होने के कारण अकादमी में माहौल बहुत अलग था। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली मैगस अनुयायियों के लापता होने से निश्चित रूप से अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित होगा। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि अकादमी इस खबर को छिपाना नहीं चाहती थी। आखिरकार वे आगामी युद्ध के लिए अभी भी आधिकारिक मैगी पर निर्भर रहेंगे और ये अनुचर कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे। जो लोग पीछे रह गए वे निश्चित रूप से सबसे कम योग्यता और स्तर वाले लोग होंगे, जो केवल तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए वहां थे। मेंटर हारोसी ने पहले ही बीस्टमैन स्कूल के आसपास के क्षेत्र को तथा उन सभी प्राणियों को हटा दिया है जो समस्या उत्पन्न कर सकते थे। वे सभी मंत्रों द्वारा कंकाल में बदल दिए गए हैं, विशेष रूप से बीस्टमैन, और उनकी आत्माओं को अनंत काल तक पीड़ा सहने के लिए उनके शरीर में कैद कर दिया गया है। लेलिन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। ऐसा लगता है कि फिलहाल अकादमी का आसपास का क्षेत्र सुरक्षित है। अन्य मैगस संभावनाओं के बारे में क्या ख्याल है? बहुत परेशानी वाली बात है। मेरी अन्य बहनों को जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके अनुसार चेस्टर और शेरपा सहित उच्च योग्यता वाले कई अनुचर विभिन्न कारणों से अकादमी छोड़ चुके हैं। मुझे डर है कि इस खबर को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको क्या पता चला? मेरे सीनियर मलिन कुछ महीने पहले ही चले गए। इसके अलावा मैं भी एक मिशन पर जाऊंगा और जल्द ही निकल जाऊंगा। लेलिन ने जो समाचार एकत्र किया था उसे उसने बड़ी विनम्रता से बताया और इससे नीला का चेहरा और भी पीला पड़ गया। आप कैसे हैं? आपकी क्या योजना है? लेलिन ने फिर भी अंत में उससे पूछा। मैं अपने परिवार के पास लौटने की योजना बना रहा हूँ। आप जानते हैं, हालांकि मेरा वेल्टर परिवार बहुत प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी हम अपना ख्याल रखने में सक्षम हैं। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? नीला स्पष्ट रूप से लेलिन जैसी प्रतिभा को अपने परिवार के लिए लाना चाहती थी। जी नहीं, धन्यवाद। मैंने अपने लिए पहले से ही योजना बना ली है। लेलिन ने मुस्कुराते हुए उसे मना कर दिया। यदि वह किसी परिवार में शामिल होता तो उसे विभिन्न अनुबंधों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। हालांकि उसके पास बहुत सारे रहस्य थे और वह किसी दल बल के साथ रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। नीला की आंखों की रोशनी मंद पड़ गई। लेलिन को भी पता था कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। आखिरकार वे तो बस मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन संकट के समय में अलग अलग रास्ते पर चले जाना बहुत सामान्य बात थी। मुझे अभी भी आपसे कुछ पूछना है। लेलिन ने एक काले रंग का लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे खाने की मेज पर रख दिया। यह क्या है? नीला मुस्कुराए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मुस्कुरा रही थी। उसने ब्लैक बॉक्स खोला। अंदर टेस्ट ट्यूब में कई औषधियां बड़े करीने से सजाई गई थीं, और यह दृश्य देखकर नीला की आंखें चौंधिया गईं। ये है। नीला की मंत्रमुग्ध आंखों से आश्चर्य झलक रहा था। ये वे औषधियां हैं जो मैंने अब तक एकत्रित की हैं। उन्हें बेचने में मेरी मदद करो। अपनी उंगलियां क्रॉस करने के बावजूद लेलिन की अभिव्यक्ति शांत रही। बेशक, यह उस औषधि का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे उसने गुप्त रूप से तैयार किया था। यह कहना उचित था कि यह 1 वर्ष के बाद उनका संचय था। उनका कुल मूल्य कई 100 जादुई क्रिस्टल था। नीला को उन्हें बेचने देने का कारण यह था कि लेलिन नहीं चाहता था कि लोग उसकी ओर ध्यान दें। दूसरी ओर इससे उसे थोड़ा मुआवजा भी मिला। आखिरकार उनके हृदय की गहराई में अभी भी अंधराष्ट्रवाद का एक अंश बचा हुआ था। रिश्ता तोड़ने के लिए उसे कम से कम कुछ मुआवजा तो देना ही होगा, और नीला को बिचौलिया बनाने से उसे कुछ लाभ कमाने का मौका मिल जाएगा। कोई बात नहीं। फिलहाल विभिन्न सामग्रियों और मंत्र मॉडलों के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है, जबकि औषधियों और निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। नीला की आंखें चमक उठीं। ये एक सामान्य घटना थी। जब भी युद्ध आसन होता, मंत्र मॉडल और अन्य सामग्रियों की कीमत निश्चित रूप से कम हो जाती, क्योंकि उनका उपयोग किसी की व्यवहारिक शक्ति को तुरंत सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता था। जहां तक अन्य वस्तुओं का प्रश्न है जो किसी की युद्ध शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है, उनकी मांग बहुत अधिक होगी। इन औषधियों को बेचने के बाद मुझे इनके लिए 300 जादुई क्रिस्टल दे दो। लेलिन ने मेज पर रखे गर्म कोको को चुस्कियों के साथ पिया। नीला के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। बेशक यह संभव है। वास्तव में मेरा परिवार उन सभी को खरीद सकता है। आपको अधिक की जरूरत है। मैं अपने परिवार को बता सकता हूं और आपको उचित सौदा दे सकता हूं। ये सभी औषधियां मैंने पिछले वर्ष में एकत्रित की हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे अभी भी संसाधन प्राप्त करने के लिए औषधि बेचने पर निर्भर रहना होगा। यदि बाजार अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता तो मैं उन सभी को एक सांस में जाने नहीं देता, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। लेलिन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर लग रही थी। ठीक है, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। नीला समझ गई। उसकी नज़र में लेलिन द्वारा लगातार इन औषधियों को बनाना और उनका इतना संग्रह रखना उसकी वर्तमान क्षमता की सीमा थी। चूंकि उन दोनों की अपनी अपनी चिंताएं थीं, इसलिए बाद में खाया गया भोजन उन दोनों के लिए बहुत स्वादिष्ट नहीं था। भोजन के बाद नीला ने जल्दी से लेलिन को अलविदा कहा।
लेलिन ने कुछ लोगों को लोगों तक कुछ संदेश पहुंचाने का काम सौंपा, जिनके साथ वह अच्छी तरह से घुल मिल गया था। उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया तथा केवल सूक्ष्म संकेत ही दिए। वे साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह उन पर निर्भर था। नीला बहुत तेज थी और उसने अगले ही दिन लेलिन को जादुई क्रिस्टल की एक थैली सौंप दी। कुछ सोचने के बाद लेलिन ने निर्णय लिया कि अकादमी में रहते हुए ही अपने जादुई क्रिस्टल खर्च करना बेहतर होगा। आखिरकार हो सकता है कि उसे बाहर कोई व्यापारिक डिपो न मिले, और यदि मिल भी जाए तो वहां उपलब्ध संसाधन स्कूल के समान पूर्ण न हों। ये प्रस्थान संभवतः लंबे समय तक चलेगा। लेलिन ने बाहर अपनी प्रगति की तैयारी की। उन्होंने प्रतिक्रियाशील अमृत और उपलब्ध मंत्र मॉडल बनाने के लिए सामग्री खरीदने की तैयारी की। जहां तक किसी स्तर 3 अनुयायी के लिए आवश्यक किसी भी ज्ञान का प्रश्न है, वह बहुत पहले से ही एआई चिप में संग्रहित किया गया था। जी पहले। हालांकि प्रोफेसरों द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान यहीं रुक गया। जहां तक आधिकारिक मैगस बनने की प्रगति और लेवल 1 मैगस के लिए बुनियादी जानकारी का सवाल है, अकादमी द्वारा ज्ञान को कड़ी सुरक्षा दी जाती थी। केवल स्तर 3 के अनुचर जिन्होंने उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें ही उन तक पहुंच का अधिकार होगा। लेलिन सबसे पहले मंत्र मॉडल की दुकान की ओर गया। आप क्या चाहते हैं? काउंटर के पीछे खड़ी बूढ़ी महिला का रवैया अब और भी उग्र हो गया था। हालांकि लेलिन का अच्छा मूड डगमगाया नहीं। वह पहले से ही जानते थे कि स्तर 3 के ये अनुचर आधिकारिक मैगस बनने में असफल हो गए थे और उन्होंने स्कूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था कि वे यहीं रहेंगे और बुनियादी सेवाएं प्रदान करेंगे। अनुबंध में प्रतिबंधों के कारण वे चाहकर भी भाग नहीं सकते थे। आसन युद्ध और उससे होने वाली क्षति को देखते हुए यदि उनका रवैया अच्छा रहा तो यह अजीब बात होगी। अम्बरा के हाथ के अलावा मुझे छाया और अंधेरे तत्वों के लिए सभी बुनियादी मंत्र मॉडल चाहिए। लेलिन ने बहुत उदारता का परिचय दिया। काउंटर के पीछे खड़ी बूढ़ी महिला ने आश्चर्य से लेलिन को देखा। आखिरकार उनके जैसा धनी स्तर 2 अनुयायी शायद ही कभी देखा गया हो। कुल 13 यानी 130 जादुई क्रिस्टल। मुझे बेसिक ट्रांसफिग्रेशन मंत्र मॉडल भी चाहिए। तो फिर ये 140 जादुई क्रिस्टल होंगे। काउंटर के पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और जादुई क्रिस्टल का एक बैग काउंटर पर उड़ेल दिया। महिला ने उन्हें गिना और रख दिया, जिसके बाद वह 14 मंत्र पुस्तकें लेकर चली गई। उनमें से प्रत्येक ईंट के बराबर भारी था और वे लगभग लेलिन की ऊंचाई तक ढेर हो गए थे। ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ घोड़े खरीदने चाहिए। लेलिन ने कुछ नौकरों को काम पर रखा और उन्हें मंत्र मॉडल की किताबें वापस अपने कमरे में लाने के लिए कहा, और फिर वह व्यापार क्षेत्र में लौट आया। इस समय व्यापारिक क्षेत्र उन कुछ स्थानों में से एक था जहां अभी भी लोगों की चहल पहल थी। यहां आने वाले अनुचरों की संख्या भी बढ़ गई थी। कई प्रीमियम सामान बिक्री के लिए रखे गए थे, जिसने कई अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि अनुचरों ने भी इस बात पर ध्यान दिया है, लेलिन ने सोचा। यह उसी प्रकार था जैसे जंगल में कुछ जानवर खतरे को भांपकर भाग जाते हैं, इससे पहले कि कोई बड़ी आपदा उन पर आ गिरे। लेकिन अन्य जानवर जब उन्हें भागते देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करते हैं, भले ही उन्हें कोई खतरा महसूस न हो। हालांकि यहां अभी भी कोई जादुई कलाकृतियां नहीं हैं। लेलिन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। वह हमेशा से एक जादुई कलाकृति का मालिक बनना चाहता था, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थीं। इसके अलावा कीमतें बहुत अधिक थीं, और जब भी वे सामने आते, अंततः किसी जादूगर के हाथों में पहुंच जाते। जब भी मागी जादुई कलाकृति से असंतुष्ट होते, तो स्तर 3 के अनुचर उसे हथियाने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ते। लेलिन के पास कोई मौका नहीं था। जादुई कलाकृति निर्माण के लिए कीमिया और मंत्रमुग्धता की आवश्यकता होती है, और यह एक बहुत ही गहन विषय है। अब मेरे पास पोषणिया की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। लेलिन ने जोर से हंसते हुए कहा, यहां तक कि एआई चिप की भी प्रोसेसिंग की एक सीमा होती है। लेलिन के पिछले अनुभव के अनुसार जब उसकी आत्मा लगातार आगे बढ़ेगी, तभी एआई चिप का स्तर बढ़ेगा। जब मैं स्तर 3 का अनुयायी बन जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं होगा, तो मैं जादू टोना करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं अपनी खुद की जादुई कलाकृति बना सकता हूं। इन स्टॉलों में कोई जादुई कलाकृतियां नहीं थीं, जो लेलिन को थोड़ा भी आकर्षित नहीं करती थीं। हालांकि फिर भी कुछ असामान्य घटनाएं घटीं। उदाहरण के लिए, औषधि बेचने वाले स्टॉल लोगों से भरे हुए थे और धनुष, तीर और चमड़े के कवच की बिक्री भी खूब हुई। लेकिन जहां तक सामग्री बेचने वाले स्टॉलों का सवाल है, वहां लोग कम ही आते थे। वह बुक्स की दुकान पर गया, जिससे वह परिचित था। इस समय वहां अनुयायियों की भीड़ लगी हुई थी और उन्होंने जो भी औषधि देखी, उसे बड़ी ही सहजता से खरीद लिया। बुक्स इतना व्यस्त था कि उसे पसीना आ रहा था, और उसने अपनी मदद के लिए कुछ अनुचर भी रखे थे। ऐसा दृश्य निश्चित रूप से अतीत में आम नहीं था। लेलिन ने चारों ओर देखा। अलमारियों पर रखी औषधियां बहुत जल्दी बिक गईं, कई खाली अलमारियों पर बिक चुके का लेबल लगा दिया गया। लेलिन को देखकर वुक्स की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपना स्थान भरने के लिए एक अनुचर को बुलाया और विशेष रूप से लेलिन की अगवानी करने गए। अरे मेरे प्यारे लेलिन, मैंने आज एक स्काईलार्क की चीख सुनी और मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से अच्छी खबर लाओगे। इसलिए कितने पोर्शन? मैं तुम्हें सामान्य से 10% अधिक दे सकता हूँ। वुक्स ने लेलिन का सौहार्दपूर्वक अभिवादन किया और लेलिन की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी जादुई क्रिस्टल को देख रहा हो।
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेलिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं मिशन में व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मैंने हाल ही में ज्यादा शराब नहीं बनाई है। ये वास्तव में एक दुखद समाचार है, वूक्स ने आह भरते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं है कि आजकल बाजार कितना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ सामग्री खरीदने आया हूँ, लेलिन ने कहा और वस्तुओं की एक सूची वूक्स को सौंप दी। जब वूक्स को पर्ची मिली और उसने उस पर लिखी बातों और आवश्यक मात्राओं को देखा, तो उसका चेहरा बदल गया और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। इतने सारे कच्चे माल, मुझे देखने दो, सफेद क्रिस्टल, बैंगनी बेल मूली की जड़ें, एक भूत प्रेत के पंजे, क्या आप एक प्रतिक्रिया अमृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मोटे आदमी ने सीधे सीधे पूछा। हाँ, वास्तव में, मैं अपनी उन्नति के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। यदि आपके पास अभी कोई पूर्ण प्रतिक्रियाशील अमृत स्टॉक में है तो मैं उसे आपसे खरीद लूंगा। आप कीमत निर्धारित कर सकते हैं, लेलिन ने सहजता से कहा। प्रतिक्रियाशील अमृत के सूत्र पुस्तकालय में मिल सकते हैं और कई लोगों ने उन्हें पहले भी देखा है। मोटे आदमी का अवयवों को पहचान पाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। प्रतिक्रियाशील अमृत सामग्री के नीचे लेलिन ने एजियोर पोषण और मैरी के आंसुओं के लिए आवश्यक कई सामान्य सामग्रियों को भी जोड़ा था। जहां तक कुछ महत्वपूर्ण अवयवों की बात है, वे मैगस दुनिया में सैकड़ों वर्षों से विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए लेलिन ने उन्हें लिखने की भी जहमत नहीं उठाई। प्रतिक्रियाशील अमृत का निर्माण अत्यंत जटिल है और इसकी सफलता दर भी बहुत कम है। इसकी मांग इतनी अधिक है कि ये आते ही तुरंत बिक जाते हैं। मेरे पास अभी स्टॉक कैसे बचा रह सकता है? वूक्स ने अपना सिर हिलाया। कम से कम, आप पोषण मास्टर्स बेहतर स्थिति में हैं, आप जो भी पोषण की जरूरत है उसे खुद ही तैयार कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं अभी भी लेवल 2 का अनुयायी था, तो मैंने सिर्फ एक बोतल प्रतिक्रियाशील अमृत के लिए बहुत सारे अपराध किए थे। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। ये सामग्रियां मूल रूप से इतनी सस्ती नहीं थीं, लेकिन अब कच्चे माल की कीमतें गिर गई हैं, इसलिए मैं उन्हें 200 जादुई क्रिस्टल के दाम पर बेचूंगा। वूक्स ने अपना मूल्य निर्धारित किया। लेलिन ने सिर हिलाया और वूक्स को 20 मध्यम श्रेणी के जादुई क्रिस्टल सौंप दिए। इसके बाद उन्हें वूक्स से एक बड़ा बंडल मिला, जिसने आसपास के कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। लेलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ बंडल को अपनी पीठ पर उठाया और वूक्स के साथ सहजता से बातचीत शुरू कर दी। इसलिए, क्या तुम्हें जादुई कलाकृतियों की कोई खबर मिली है? लेलिन अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। बिल्कुल नहीं, वूक्स ने तुरंत अपना सिर हिलाया। जादुई कलाकृतियों की कीमतें हाल ही में बेतहाशा बढ़ गई हैं। आखिर कौन ऐसा होगा जो अपनी जीवनरक्षक वस्तुओं को रखना नहीं चाहेगा और उन्हें बेचने नहीं जाएगा? वूक्स ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी। इतनी सारी सामग्री खरीदना और जादुई कलाकृतियों के बारे में पूछना, तुम्हें भी वह खबर मिली होगी, है ना? लेलिन ने अपना सिर हिलाया। मैं एक दीर्घकालिक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा हूं ताकि मैं बाहर जा सकूं और इन सब से बच सकूं। वूक्स ने सिर हिलाकर कहा, इसे टालना अच्छा रहेगा, मैं भी कुछ दिनों में चला जाऊंगा। यहां तक कि वूक्स, जो एक जादुई कलाकृति वाला स्तर 3 का अनुयायी है, को भी भागना पड़ता है। लेलिन के दिल में ये सम्मोहक भावना और भी प्रबल हो गई, और वूक्स के साथ कई और संवादों का आदान प्रदान करने के बाद उसने जल्दी से अलविदा कहा और चला गया। मिशन को अब और टाला नहीं जा सकता, मुझे तुरंत निकलना होगा। यद्यपि वहां से जाने के लिए किसी मिशन के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं था, फिर भी अकादमी के संरक्षकों की बाधा थी। लेलिन अभी भी मैगी के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वापस लौटना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन नियमों का पालन करेगा। उनकी औसत योग्यता के बावजूद उनकी पोषण बनाने की प्रतिभा को क्रॉफ्ट ने भी स्वीकार किया था, इसलिए अकादमी उन्हें मरने के लिए यहां नहीं रखेगी। क्योंकि हरोसी ने पहले ही स्कूल के आसपास के क्षेत्र की सफाई कर ली थी, इसलिए मिशन क्षेत्र अपनी पूर्व जीवंतता को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। हालांकि, लेलिन ने करीब से निरीक्षण करने पर पाया कि वहां स्तर 3 के अनुचर बहुत कम थे। स्वाभाविक रूप से, वह जानता था कि ये सब क्या था। वे सभी दयनीय लोग हैं। इन निम्न स्तर के अनुचरों को मिशन के पुरस्कारों को आपस में बांटते और जानकारी के बदले पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते देख लेलिन की आंखों में दया की झलक उभरी। ये स्पष्टतः त्यागे हुए लोग थे। यद्यपि एक अकेला अनुचर किसी मैगस के विरुद्ध पूरी तरह असहाय होता है, फिर भी यदि उनमें से दसियों या सैकड़ों एक साथ मिलकर एक संरचना तैयार कर लें, तो वे क्षति पहुंचा सकते हैं और यहां तक कि किसी आधिकारिक मैगस को मार भी सकते हैं। यहां उनकी भूमिका यही थी। हालांकि, मैगस की लड़ाई के आसपास रहना बेहद खतरनाक था। यहां 30% जीवित रहने की दर होना उनके लिए पहले से ही अत्यंत भाग्यशाली माना जाता था। हालांकि लेलिन को उन पर दया आ रही थी, फिर भी उसने इस खबर का जिक्र नहीं किया। वह अपने दोस्तों को संकेत देकर पहले ही सीमाएं लंघ चुका था। यदि वह इस खबर को सार्वजनिक कर दे तो क्रॉफ्ट भी उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। लेलिन ने दीवार पर लगे मिशनों पर नजर डाली। उनमें से अधिकांश की अवधि छोटी थी और वे अकादमी के बहुत करीब स्थित थे। ऐसा लग रहा था मानो अकादमी ने अन्य सभी मिशनों को छुपा दिया हो। जब आसपास बहुत कम लोग थे, तो लेलिन ने अवसर का लाभ उठाते हुए जल्दी से काउंटर की ओर कदम बढ़ाया। आप किस तरह का मिशन चाहते थे? स्वागत में एक बहुत ही दुबला पतला बूढ़ा आदमी था और बेहद मिलनसार लग रहा था।
दीवार पर बने मिशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कोई विशेष मिशन है? मेरा नाम लेलिन फॉलिया है, मैं प्रोफेसर क्रॉफ्ट का प्रशिक्षु हूँ। लेलिन ने धीमी आवाज में एक छोटी थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। बूढ़े ने जल्दी से थैली पकड़ ली। इसे खोलने के बाद वह मुस्कुराया। बेशक है। उसने काउंटर के नीचे से एक स्क्रॉल निकाला। इसे देखो, सभी मिशन वहां लिखे हुए हैं। काले रंग का ये स्क्रॉल अत्यंत सादा लग रहा था। लेलिन ने स्क्रॉल खोला और उस पर लिखे मिशनों को जल्दी से पढ़ा। इन सभी मिशनों की एक सामान्य विशेषता थी। उनकी कठिनाइयां अधिक नहीं थीं, लेकिन उनकी अवधि बहुत लंबी थी। संक्षेप में, मिशनों ने उन मैगस क्षमताओं को आसन आपदा से बचने में मदद की। एआई चिप के स्कैन के साथ लेलिन ने तुरंत एक मिशन पर निर्णय लिया। एक्सट्रीम नाइट टाउन में मुरझाती वनस्पति की जांच करें। मिशन अवधि 3 वर्ष। मैं इसे चुनता हूं। लेलिन ने जांच मिशन की ओर इशारा किया और बूढ़े आदमी को इसकी जानकारी दी। एक्सट्रीम नाइट टाउन पूलफील्ड किंगडम के ईस्टवुड प्रांत में स्थित है। वहां पहुंचने से पहले आपको लगभग आधे राज्य की यात्रा करनी होगी। क्या आप नक्शा खरीदना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी एक चालाक व्यापारी की तरह मुस्कुराया। मुझे एक नक्शा दो। हालांकि लेलिन के पास अपना नक्शा था, लेकिन तुलना के लिए दूसरा नक्शा रखना हमेशा अच्छा होता था। 2 जादुई क्रिस्टल खर्च करने के बाद लेलिन को एक नया नक्शा प्राप्त हुआ। इस पर न केवल पूलफील्ड राज्य के विभिन्न प्रांतों को दर्शाया गया था, बल्कि उनकी यात्रा को चिन्हित करने के लिए एक लाल रेखा भी थी। मानचित्र के अनुसार एक्सट्रीम नाइट टाउन पूलफील्ड किंगडम के सबसे पूर्वी छोर पर है, जहां सीमा है, और अकादमी से बहुत दूर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह विकी द्वारा भेजी गई सूचना में उल्लिखित मैगी सभा स्थलों में से एक के निकट था, जिससे सूचना और समाचार प्राप्त करना सुविधाजनक हो गया। यही कारण था कि लेलिन ने इस मिशन को चुना। यह आपका निकास पास है। बूढ़े आदमी ने उसे एक लाल धातु का कार्ड दिया। इसे मत खोना, यह अपूरणीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकादमी हाल ही में प्रवेश और निकासी के संबंध में बहुत सख्त हो गई है। लेलिन ने मन ही मन यह सोचा, लेकिन उसने धातु का कार्ड लेते समय जोर से कुछ नहीं कहा। मिशन क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लेलिन क्रॉफ्ट, विकी और उसके अन्य दोस्तों को विदाई देने गया। आखिरकार, उसे नहीं पता था कि वह कितने समय के लिए बाहर रहेगा। पहले कुछ चीजें अभी भी तय होनी बाकी थीं। लेलिन का संकेत पाकर विक्की पहले से ही घर लौटने की तैयारी कर रहा था। हालांकि, जहां तक कालीवीर और अन्य लोगों की बात है, तो उनकी हालत काफी खराब थी। वे चेरनोबिल द्वीप से आए थे और लौटने के लिए कोई जगह न होने के कारण लेलिन केवल उन्हें दिखावटी समर्थन दे सकता था और उन्हें सांत्वना दे सकता था। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर और परिचित सेटअप को देखकर लेलिन को अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब यहाँ वापस आ पाऊंगा। आज उसने जो मंत्र पुस्तकें और सामग्री खरीदी थी, वे सब एक कोने में करीने से रखी हुई थीं और 2 बड़ी संदूकों में भरी हुई थीं। कुछ देर तक सोचने के बाद लेलिन ने अपना बिस्तर हटा दिया और कुछ फर्श के तख्ते दिखाए जिन पर बहुत कम धूल थी। फाड़ लिया। लेलिन ने धीरे से फर्श पर एक काले बिंदु को थपथपाया। काचा एस्टरस्क एक यांत्रिक आवाज हुई और लकड़ी के फर्श धीरे धीरे अलग हो गए और टेस्ट ट्यूबों में संग्रहित कई औषधियां प्रकट हुईं। ये रकम नीला को दी गई रकम से कम 10 गुना अधिक थी। यदि वूक्स ने यह देखा तो उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेलिन मुस्कुराया। यह उनका निजी औषधि संग्रह था। एआई चिप की मदद से उनकी सफलता दर दूसरों से अपेक्षा से कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने उनमें से एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया था, लेकिन उनमें से अधिकांश यहीं रह गए। मुझे गिनने दो। 200 शक्तिवर्धक औषधियाँ, 150 मारक औषधियाँ, 180 रक्त स्थिरीकरण औषधियाँ, तथा अन्य औषधियों का मिश्रण। इनका कुल मूल्य कम से कम 3000 जादुई क्रिस्टल होगा। लेलिन ने इन औषधियों को देखा। वे उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थे और हमेशा उसके बिस्तर के नीचे बंद करके रखे जाते थे। उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मंत्र एक छोटा सा जादू था जिसे सभी स्तर 2 के अनुचर जानते थे। मालिक द्वारा इसे खोलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने के अलावा इसे बलपूर्वक खोलने का कोई भी तरीका केवल इसके अंदर बंद वस्तुओं को स्वयं नष्ट कर देगा। अब मंत्र पुस्तकों की पेटियों और अन्य सामग्रियों के आधार के रूप में कार्य करने के साथ मैं इन औषधियों को बहुत कम असुविधा के साथ बाहर ले जा सकता हूं। मुझे छिपने के लिए बाहर की तरफ कुछ रन भी बनाने होंगे। लेलिन ने एक छोटा सा बक्सा खोला जो रूनों से भरा हुआ था। औषधियों को लुढ़कने और बर्बाद होने से बचाने के लिए उसके अंदर स्पंज, रेशम और अन्य ऐसी सामग्री रखी जाती थी। लगभग आधी रात बिताने के बाद लेलिन अंततः सभी औषधियों को बॉक्स में रखने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने बक्से को कुछ सामग्री से ढक दिया और उसके चारों ओर मंत्र पुस्तकें रख दी। 6 बज चुके हैं। अलार्म बजने के बाद लेलिन ने अपने कमरे की घड़ी बंद कर दी। उसने जल्दी से नहाया और दोनों बड़ी पेटियों को अकादमी की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले आया, जहां उसने 3 अच्छे, मजबूत काले घोड़े और एक गाड़ी खरीदी। लेलिन ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी को लिफ्ट जैसी दिखने वाली प्रणाली की ओर ले गया। अपना निकास पास निकालो, एक आदमी की आवाज सुनाई दी। लेलिन ने जल्दी से वह लाल धातु का कार्ड निकाला जो उसे कल मिला था। टकराना एस्टरिस्क लिफ्ट जैसा तंत्र धीरे धीरे ऊपर उठता गया और जब अंततः शीर्ष पर पहुंचा तो गियर की आवाज सुनाई देने लगी। 2 पत्थर के दरवाजे खुले और सूर्य की चमकदार किरणें अंदर आईं।
लेलिन ने आंखें मूंद लीं। अकादमी में वास्तव में अन्य निकास भी हैं। मूल प्रविष्टि लोगों द्वारा मार्ग के रूप में उपयोग हेतु होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है वह बड़ी वस्तुओं के लिए है। हया, उसने कोड़ा फटकारते हुए घोड़ागाड़ी को आगे बढ़ाया। तभी लेलिन को एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति पिछले दरवाजे पर थी, ठीक उस केंद्रीय कब्रिस्तान के पीछे जहां से वे शुरू में प्रवेश किए थे। असुविधा होने के डर से उन्होंने बिकी और अन्य लोगों से कहा था कि वह अगले कुछ दिनों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सटीक समय नहीं बताया था। इसलिए उनका प्रस्थान शांतिपूर्ण रहा। लेलिन ने अकादमी पर एक आखिरी नज़र डाली और फिर अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, मेरे सामान से ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी चीज से भाग रहा हूं, न कि किसी मिशन को अंजाम देने वाले व्यक्ति जैसा लग रहा है। लेलिन अपनी घोड़ागाड़ी और उसके पीछे पड़े भारी संदूकों को देखकर कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। एआई चिप, नक्शा निकालो। लेलिन के आदेश पर एक नक्शा सामने आया। यह उस पत्र से अधिक विस्तृत था जो उसने कल बूढ़े आदमी से प्राप्त किया था तथा इसमें मार्ग को सावधानीपूर्वक चिन्हित किया गया था। कल मुझे जो मानचित्र मिला है उसके आधार पर यात्रा करने का सबसे इष्टतम मार्ग ज्ञात कीजिए। आवश्यकताएं, सुविधाजनक और सुरक्षित। इसके अलावा इसे यथासंभव अधिक से अधिक मैगी संयोजन बिंदुओं तक पहुंचना होगा। लेलिन की आवाज सुनते ही नक्शे पर मार्ग दिखाती एक लाल रेखा उभर आई। यह उस उपहार से थोड़ा अलग था जो उसे बूढ़े आदमी से मिला था। वहां कई और मोड़ थे और वे सभी मैगी सभा स्थलों के आसपास थे। चल दर। लेलिन ने एआई चिप द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण किया और घोड़ागाड़ी को आगे बढ़ाया। एआई चिप, पता लगाने के क्षेत्र को पूरी तरह से बढ़ाएं। क्योंकि यह एक व्यक्तिगत यात्रा थी, लेलिन ने अपनी सतर्कता में जरा सी भी कमी करने की हिम्मत नहीं की। मिशन की स्थापना, पता लगाने की शुरुआत। एआई चिप ने निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाया और आसपास के क्षेत्र की 3D छवि लगातार लेलिन के सामने प्रक्षेपित की जाती रही। खतरा तब सबसे कम होता है जब वह अकादमी के बहुत करीब हो या बहुत दूर हो। यात्रा का मध्य भाग सबसे खतरनाक है। हाल ही में अकादमी की रक्षा करने वाले मैगी क्षेत्र की सफाई कर रहे थे, लेकिन वे दुश्मनों का पीछा करने में बहुत आलसी थे, इसलिए यह संभावना थी कि केवल मध्य भाग ही खतरे से भरा होगा। हालांकि लेलिन केवल एक जुआ खेल सकता था। हरोसी ने भी उन्हें पहले एक पाठ पढ़ाया था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनकी यात्रा अधिक सुचारू होगी। आखिरकार यदि वह पर्याप्त समय के साथ जाना चाहे तो भी वह वहां से नहीं जा सकेगा। घोड़ागाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी और सड़क के दोनों ओर पक्षियों का शोर पहले से कम हो गया। जैसे जैसे वे अकादमी से दूर होते गए, लेलिन अधिक तनावग्रस्त होता गया। बीप, चेतावनी, चेतावनी, आगे एक उच्च ऊर्जा वाले जीवित जीव का पता चला है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी और स्क्रीन पर एक लाल वस्तु प्रक्षेपित हुई। पूरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी शाखाएं फैली हुई थीं, जिनके ऊपर रोशनी के कई लाल धब्बे भी तैर रहे थे। इस छवि, ये एक पेड़ है। लेलिन ने अपना हाथ अपनी कमर की थैली में डाला और गाड़ी की गति कम कर दी। जैसे जैसे घोड़ागाड़ी नजदीक आती गई, वह दृश्य लेलिन की नजर में आया। सड़क के बीच में एक विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा था। इसकी हरी शाखाएं सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई प्रतीत होती थीं, जो एक बहुत बड़े छत्र का निर्माण करती थीं, जिसके नीचे असंख्य लताएं लटक रही थीं। विशाल तने पर एक जोड़ी आंखें और एक मुंह था, और यह एक मानव चेहरे जैसा लग रहा था। हालांकि इसकी आंखें हरी थीं। पेड़ के चारों ओर कुछ पंख वाले जीव थे जो लगातार उड़ रहे थे। उनकी त्वचा हरे रंग की थी और उनका आकार मानव जैसा था। वे भी बिल्कुल नग्न थे। विशाल वृक्ष दानव, लेलिन ने कहा। वह जोर से हंसे। क्या अकादमी ने स्कूल के आसपास के क्षेत्र की सफाई पहले ही नहीं कर दी थी? इतना बड़ा आदमी अभी भी यहाँ क्यों है? एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का अनुयायी, विशाल वृक्ष बोला, और उसकी पीठ पर उग रहे पंख वाले जीव भी उसकी ओर देखने लगे। मैं तो मात्र एक तुच्छ अनुचर हूँ जो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं? मैं इसके लिए कीमत चुका सकता हूँ। लेलिन ने अंतिम प्रयास किया। जो भी जीवित प्राणी यहाँ से निकलने का व्यर्थ प्रयास करेगा, उसके लिए केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। विशाल वृक्ष ने इतनी तेज आवाज निकाली कि लेलिन के कान तक में दर्द होने लगा। उसी समय एक हरे रंग की बेल को धीरे से नीचे उतारा गया और उससे एक मानव शव लटक रहा था। उसका पूरा शरीर मुरझाया हुआ था और उसने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायी की ग्रे पोशाक पहन रखी थी। बड़े भाई, पीछे रहो और हमारे साथ खेलो। इसी समय एक छोटा सा प्रेत जो विशालकाय वृक्ष राक्षस के चारों ओर घूम रहा था, उड़कर ऊपर आया। लेलिन को यह एक लड़की की बहुत ही मधुर आवाज लग रही थी। उसकी आवाज की ध्वनि उसे मदहोश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज इस दुनिया में उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की थी। धीरे धीरे लेलिन को लगने लगा कि यहाँ रहना इतना बुरा विचार नहीं है। चेतावनी, चेतावनी, मेजबान एक राक्षसी आकर्षण से प्रभावित है। एआई चिप की आवाज ने उसे संकेत दिया, जिससे लेलिन अपने भ्रम से बाहर आ गया। वास्तव में उन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। लेलिन के चेहरे पर क्रोध छा गया। एआई चिप, स्कैन के परिणाम क्या थे? शुग विशाल वृक्ष दानव, शक्ति 5, चपलता 0.5, जीवन शक्ति 9.8, आध्यात्मिक बल 3.5, कौशल जोंक बैलें,
हरा पेड़ प्रेत शक्ति 0.9, चपलता 2.5, जीवन शक्ति 1.5, आध्यात्मिक बल 3.1, कौशल जीवित प्राणियों पर आकर्षण। अफवाहें हैं कि हरे पेड़ की प्रेत और विशाल पेड़ दानव का परस्पर संबंध है। आमतौर पर हरा पेड़ प्रेत लक्ष्य को विशाल वृक्ष दानव के हमले के क्षेत्र में आकर्षित करेगा और फिर विशाल वृक्ष दानव अपना शिकार शुरू कर देगा। AI चिप की आवाज सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशाल वृक्ष दानव की ताकत और जीवन शक्ति बहुत अधिक है और इसका शरीर भी बहुत बड़ा है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेलिन का चेहरा शांत था। ऐसा लगता है कि मैं केवल लड़ सकता हूं। पहले आप होंगे। तुमने वास्तव में मुझे आकर्षित करने का साहस किया। महत्वपूर्ण बिंदु की पुष्टि हुई। पवन ऊर्जा की गणना, प्रक्षेप पथ का समायोजन। लेलिन ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और ट्रिगर खींचते ही छिपा हुआ क्रॉसबो सामने आ गया। एस्टरस्क जीयू। एस्टरस्क एक काली रेखा हवा में फैली और सीधे पहले वाले हरे पेड़ की प्रेत पर जा गिरी। तीर हरे वृक्ष प्रेत की छाती के दाहिने भाग में लगा, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब वह जमीन पर गिरा तो उसकी छाती से हरे रंग का तरल पदार्थ बह रहा था, जो पेड़ से निकलने वाला रस लग रहा था। डायरिस। उस मानव ने वास्तव में बहन डायरिस को मार डाला। अन्य हरे वृक्ष प्रेतों की क्रोधित और हैरान आवाजें पेड़ों की चोटियों से आ रही थीं। तुमने वास्तव में मेरी बेटी को मारने का साहस किया। विशालकाय वृक्ष दानव ने भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी विशाल लताएं लेलिन की ओर दौड़ पड़ीं। हया। लेलिन ने बेलों से बचते हुए घोड़ागाड़ी को पीछे की ओर ले गया। AI चिप की गणना के अनुसार विशाल वृक्ष दानव की बेल की अधिकतम हमले की सीमा केवल 20 मीटर है। इसकी चाल भी बहुत धीमी है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेलिन ने अपना क्रॉस ब्लेड निकाला और उतरने से पहले गाड़ी को स्थिर किया। मैंने तो बस जाने के लिए कहा था, लेकिन जब आपसे अच्छे से बात की जाती है तो आप सुनने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि लड़ाई ही इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका है। तुमने वास्तव में मेरी प्यारी डायरिस को मार डाला। मैं तुम्हें एक मुरझाई हुई लाश में बदल दूंगा और 100 साल के लिए अपने शरीर पर लटका दूंगा। विशाल वृक्ष दानव की जड़ें जमीन से उभर आए और लेलिन का पीछा करने से पहले एक इंसान की तरह खड़ी हो गईं। इस गति से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेलिन जोर से हंसा और विशालकाय वृक्ष दानव से भिड़ते हुए चकमा देने लगा। एक गहरे हरे रंग के पेड़ की छाया लेलिन पर झपटी, लेकिन वह आसानी से हमले से बचकर लुढ़क गया। पा। एस्टरस्क हरी बेल एक कोड़े की तरह थी और उसने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। लेलिन ने क्रॉस ब्लेड से वार किया और बेलों को काट डाला। चांदी के समान सफेद रंग की पत्ती बेल की सतह से टकराई, लेकिन उस पर एक निशान के अलावा और कुछ नहीं छोड़ पाई। लेलिन को लगा कि एक बहुत बड़ी ताकत उसकी ओर आ रही है और उसके पीछे कुछ काली परछाइयां दिखाई दी। पीछे से हमला हुआ है। सबसे इष्टतम तरीका 50 डिग्री तक दाईं ओर मुड़ना और दाईं ओर कूदना है। AI चिप की आवाज सुनाई दी। लेलिन ने एक बेल को हटा दिया और अपने दाहिनी ओर मुड़कर तुरंत छलांग लगा दी, जिससे उसके पीछे की काली छाया के हमले से वह बच गया। महान पिताजी, हम आपकी मदद करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग 7 से 8 हरे वृक्ष प्रेत नीचे झपट्टा मार रहे थे और उनके हाथों में छोटे धनुष भी थे जो खिलौनों जैसे लग रहे थे। हालांकि जब लेलिन ने तीर के सिरे पर गहरे हरे रंग का तरल देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इसमें जहर है। उसने अपनी कमर की थैली से एक बैंगनी औषधि निकाली और उसे हरे वृक्ष के प्रेतों पर बुरी तरह फेंक दिया। एस्टरस्क पिंग पोंग। एस्टरस्क टेस्ट ट्यूब टूट गई और बैंगनी रंग का धुआं उठने लगा, जो एक हॉपी के आकार में बदल गया। हॉपी ने अपना मुंह खोला और कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। हाउलिंग विच पोशन। मैंने इस पर 20 जादुई क्रिस्टल खर्च किए हैं। लेलिन ने अपने दोनों कान ढक लिए। हालांकि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, फिर भी वह असहज महसूस कर रहा था। जहां तक हरे वृक्षों की आत्माओं का प्रश्न है, वे सभी बहुत पहले ही जमीन पर गिर चुकी थीं। जादुई मंत्र के प्रभाव की नकल करने के लिए औषधियों का प्रयोग करना औषधि मास्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य लड़ाई तकनीक थी। लेलिन की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह अभी तक हाउलिंग विच औषधि नहीं बना सकता था, इसलिए यह औषधि क्रॉफ्ट से खरीदी गई थी। ये औषधियां न केवल बहुत महंगी थीं, बल्कि इनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, जिससे लेलिन का दिल दुखता था। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि विशाल वृक्ष दानव और हरे पेड़ के स्प्राइट्स अभी भी हाउलिंग विच औषधि के प्रभाव में थे, लेलिन ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और क्रॉस ब्लेड के साथ उन पर हमला किया। कुछ हरे पेड़ों की स्प्राइट्स को इसी तरह आसानी से 2 भागों में काटा गया। इन हरे वृक्ष स्प्राइट्स के कान के पर्दे अत्यंत विचित्र होते हैं तथा वे ध्वनि तरंगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि हाउलिंग विच औषधि स्पष्ट रूप से उनके लिए अभिशाप थी। लेलिन की आंखें चमक उठीं और उसने जमीन पर पड़े कुछ और हरे पेड़ों पर तब तक पैर रखे जब तक वे मर नहीं गए। ओह नहीं, जूली, डेलिया। विशाल वृक्ष दानव की जीवन शक्ति बहुत अधिक थी और वह हाउलिंग विच औषधि के कारण हुए आघात से शीघ्र ही उबर गया। लेलिन को अपनी बेटियों को मौत के घाट उतारते देख वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका और अधिक लताएं ऊपर आ गईं तथा शेष हरे वृक्षों को सावधानीपूर्वक हटाकर वृक्ष के शिखर के बीच रख दिया गया। उस इंसान के जादू बहुत बुरे हैं, बाहर मत आना। विशाल वृक्ष की आवाज गूंज उठी। अच्छा मौका है।
लेलिन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। एसिडिक एक्वा शॉट। एक हरे रंग का गोला दिखाई दिया और लेलिन के नियंत्रण से ये लताओं से बचता हुआ विशाल वृक्ष दानव की बाईं आंख पर पूरी तरह से जा लगा। एस्टरस्क सस्सी। एस्टरस्क श्वेत धुंध लगातार उठ रही थी और उसके साथ विशाल वृक्ष राक्षस की चीखों के साथ हरा गाढ़ा तरल पदार्थ बह रहा था। सफेद धुंध के छंट जाने के बाद विशाल वृक्ष दानव की बाईं आंख पूरी तरह से गायब हो गई, केवल एक जला हुआ छेद रह गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, हैंकस तुम्हें मार डालेगा। विशालकाय वृक्ष राक्षस कांप उठा और उसके चारों ओर की लताएं लगातार घूमकर जाल बना रही थीं। आप किससे बात कर रहे हैं? इस समय लेलिन पहले ही पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। इसके मुकुट ने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, जिससे केवल एक विशाल काली छाया ही बची थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब विशालकाय वृक्ष दानव चिल्ला रहा था, लेलिन पहले ही पेड़ के तने तक पहुंच चुका था। जाओ और मर जाओ। विशाल वृक्ष दानव ने दहाड़ लगाई और अनगिनत लताओं ने आपस में गुंथकर एक विशाल हरा ताड़ का पेड़ बना लिया और लेलिन को पकड़ने की कोशिश की। अलविदा। लेलिन हल्के से हंसा और उड़ने से पहले उसने बाकी बचे दर्जन भर औषधियों को उसकी सूंड पर फेंक दिया। एस्टरस्क टकराना। एस्टरस्क एक भयंकर ज्वाला उठी जिसने विशाल वृक्ष राक्षस को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद और भी जोरदार विस्फोट हुआ और काला धुआं निकला। 10 विस्फोटक औषधियों का एक साथ प्रयोग करने पर प्रभाव वास्तव में उत्कृष्ट होता है। इसके अलावा यह इस तरह के वृक्ष प्रकार के वृक्ष दानव के खिलाफ और भी अधिक फायदेमंद है। हालांकि लेलिन तेजी से भाग गया, फिर भी वह पीछे से आग की लपटों से झुलस गया। यहां तक कि उसके सिर के बाल भी जल गए थे। आह! विशालकाय वृक्ष राक्षस पीड़ा से चीखने और चिल्लाने लगा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी जल रहा था। जहां तक हरे वृक्षों की बात है जो पेड़ की चोटी पर छिपे हुए थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया और वे सभी जलकर कोयला बन गए। बीप। लक्ष्य ने जीवन के सभी लक्षण खो दिए हैं। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और घोड़ागाड़ी चलाने लगा। विशालकाय वृक्ष राक्षस के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जली हुई बड़ी शाखाओं और उन हरे वृक्ष प्रेतों की लाशों को देखकर लेलिन को अचानक कुछ ख्याल आया और वह उनकी कुछ कोशिकाओं और अवशेषों को निकालने के लिए ऊपर चला गया। केवल एक लड़ाई में ही मैंने अपनी संचित औषधियों में से लगभग आधी औषधियां उपयोग कर ली हैं। हालांकि विशाल वृक्ष दानव और हरे वृक्ष स्प्राइट्स का संयोजन स्तर 3 के अनुयायी के लिए भी खतरा है। इस तरह का परिणाम पहले से ही बुरा नहीं माना जाता है। अतिरिक्त सैनिकों के आगमन के डर से लेलिन ने घोड़ागाड़ी को जल्दी से भगा दिया, जब तक कि तीनों मजबूत घोड़ों के मुंह से झाग नहीं निकलने लगा। हवा की गति जितनी तेजी से चलते हुए वह क्षितिज से गायब हो गया। आधे घंटे बाद एक भूरे रंग का उल्लू झपट्टा मारकर नीचे आया और एक शाखा के ऊपर बैठ गया। हैंकस मर चुका है। उल्लू ने मनुष्य जैसी आवाज निकाली। मैं जानता हूं, मुझे पता है। अचानक पेड़ की शाखा के पास एक मानवीय चेहरा दिखाई दिया। ये लेवल 2 का अनुयायी है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। यह मूर्ख वृक्ष दानव यहां मरने के लिए पूरी तरह से योग्य है। उल्लू ने उसके शरीर पर लगे पंखों को चोंच से काटा। मैं पहले निकल जाऊंगा, ये कहकर उल्लू ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। मानव का चेहरा कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर एक मानव जैसी मुस्कान प्रकट हुई। हालांकि ये सिर्फ एक गुलाम है, फिर भी इसे मेरे अधीनस्थों को मारने की कीमत चुकानी होगी। शाखा उस स्थान तक फैली हुई थी जहां विशाल वृक्ष राक्षस लेटा हुआ था। इस समय तक आग बुझ चुकी थी, केवल कुछ जली हुई लकड़ियां और हरे पेड़ों की लाशें ही बची थीं। अचानक एक लाश हिली। ये वास्तव में अभी भी जीवित था। ये हरा वृक्ष पहले से ही पूरी तरह जला हुआ था। तत्काल उपचार के बिना यह निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देगा। पेड़ की शाखा हरे पेड़ की प्रेत को मानव चेहरे के ठीक सामने ले आई। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? हाँ, प्रतिशोध के लिए डोरिस कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, भले ही इसका मतलब आत्मा ही क्यों न हो। हरे पेड़ की प्रेतात्मा को बोलने में कठिनाई हो रही थी। हाँ, बहुत अच्छा। मानव चेहरा जोर से हंसा। ऐसा हुआ कि मेरे पास पिछले प्रयोग की एक औषधि है जो असफल हो गई थी। तब मैं इसका प्रयोग तुम पर करूंगा। अचानक काले रंग के पेड़ पर एक छेद दिखाई दिया और उसने पूरे हरे पेड़ को घेर लिया। लेलिन को इस बात का पता नहीं था कि कुछ लोग उससे निपटने की योजना बना रहे हैं, इसलिए वह घोड़ागाड़ी चलाता रहा और तेजी से आगे बढ़ता रहा। 5वें दिन के बाद जब आसपास मानवीय गतिविधियों के निशान दिखने लगे तो उन्होंने राहत की सांस ली। यद्यपि मागी आमतौर पर अनुचरों को उसी तरह देखते हैं जिस तरह मनुष्य चींटियों को देखते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी उत्पत्ति सामान्य मनुष्यों से हुई है। यद्यपि बार बार प्रतिबंध के बावजूद मानव प्रयोग जारी रहा, विशेष रूप से एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में, फिर भी सभी मैगी ने बड़े मानव समुदायों से बचने का निर्णय लिया। इससे मानव हताहतों की संख्या बढ़ने से रुक गई और अन्य मागी का क्रोध भड़कने से बच गया। जब मैं आगे शहर में पहुंच जाऊंगा तो मैं राहत की सांस ले सकूंगा। 5 दिनों की लगातार यात्रा के बाद लेलिन और उसके घोड़े बेहद थक गए थे। इस समय उसने घोड़े की गति कम कर दी और अपने आसपास का दृश्य देखा। अब उसके दोनों ओर खेत फैले हुए थे और थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल पवन चक्की थी।
इन खेतों के पास एक क्रिस्टल जैसी स्वच्छ जलधारा बह रही थी और उसमें कुछ अज्ञात प्रजातियों की मछलियां भी तैर रही थीं। ये दृश्य देखकर लेलिन को अचानक राहत महसूस हुई। शांति, मनुष्यों की शांतिपूर्ण दुनिया। मैंने बहुत समय से ऐसी शांति महसूस नहीं की थी। मानचित्र के अनुसार निकटतम शहर ग्रेस्टोन सिटी होना चाहिए। लेलिन ने अपने मन में एआई चिप द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र पर संकेतक को देखा। ये स्थान अभी भी अकादमी के बहुत करीब है। हो सकता है कि यहाँ पास में ही मैगी के लिए एक सभा स्थल हो, लेकिन यहाँ औषधियाँ बेचना या नवीनतम समाचार पूछना अभी भी बहुत खतरनाक लगता है। इसके अलावा मुझे ये अशुभ एहसास होता रहता है। लेलिन ने पीछे देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या विशाल वृक्ष राक्षस को मारने के बाद दुश्मन मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? बीप, रूपांतरण मंत्र विश्लेषण पूरा। उस समय उसके दिमाग में एआई चिप की आवाज गूंजी। ये बहुत अच्छा है। लेलिन के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। उसने जल्दी से रूपांतरण मंत्र का परिचय पढ़ा। रूपांतरण मंत्र, रैंक 0 मंत्र। प्रभाव, चेहरे की मांसपेशियों को लंबे समय तक थोड़ा बहुत पुनः बनाने की क्षमता। खपत, 1 आध्यात्मिक बल, 1 जादुई शक्ति प्रतिदिन। यह एक रैंक 0 मंत्र था जिसे लेलिन ने विशेष रूप से अपनी पहचान छिपाने के लिए चुना था। क्या ये केवल बाहरी स्वरूप को ही बदल सकता है? लेलिन ने मन ही मन बुदबुदाया। कई जादूगर किसी व्यक्ति की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा तरंगों के माध्यम से जान सकते हैं और कुछ तो उसकी आत्मा में भी झांक सकते हैं। बेशक, ये सभी लोग कम से कम आधिकारिक तौर पर मैगी हैं। फिलहाल, सबसे अधिक संभावना यही है कि मैं उनमें से किसी से भी नहीं मिलूंगा। एआई चिप, क्या रूपांतरण के प्रभावों को अनुकूलतम बनाना तथा आध्यात्मिक शक्ति से ऊर्जा तरंगों की गुप्तता को बढ़ाना संभव है? लेलिन ने पूछा। बीप, आध्यात्मिक बल ऊर्जा तरंग छिपाव अनुकूलन कार्य की स्थापना, विश्लेषण की शुरुआत। लगभग 1 दर्जन सेकंड बाद एआई चिप की प्रतिक्रिया सुनाई दी। अनुकूलन करने में सक्षम। 7 आध्यात्मिक बल बिंदुओं की आवश्यकता है। पूरा होने का समय 14 दिन 5 घंटे। पूरक डेटा की आवश्यकता, स्पिरिट रिसर्च स्टडीज, अस्पष्ट रून्स। 7 आध्यात्मिक बल बिंदु। मैं कुछ वर्षों में ये लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। हालांकि स्पिरिट रिसर्च स्टडीज और अस्पष्ट रून्स पर जानकारी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। आत्माओं से संबंधित शोध हमेशा से ही मैगस वर्ल्ड का सबसे रहस्यमय पहलू रहा है। यद्यपि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को इस क्षेत्र में अग्रणी होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, परंतु वास्तव में अकादमी के पास केवल कुछ सतही सिद्धांत ही थे। जहां तक लेलिन का प्रश्न है, वह तो केवल स्तर 2 का अनुयायी था, इसलिए उसके पास ऐसी जानकारी तक पहुंच नहीं थी। रूपांतरण मंत्र फिलहाल पर्याप्त होना चाहिए। लेलिन ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और घोड़ागाड़ी को तेजी से पास के छोटे से जंगल में ले गया। कुछ देर बाद जब लेलिन पुनः प्रकट हुआ तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उनका मूल युवा रूप अब काफी परिपक्व हो गया था। मोटी भौहों और बड़ी आंखों के साथ उनका चेहरा बहुत ही साधारण दिखता था। उनके कपड़े भी मौसम की मार झेल चुके चमड़े के कवच में बदल गए थे। उसकी कमर पर लटका क्रॉस ब्लेड भी पुराना लग रहा था। लेलिन मूलतः लंबा कद का था और सुपोषित दिखता था। परिवर्तन से पहले ही उनका शरीर एक सामान्य वयस्क जैसा था। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक दुबला पतला लेकिन अनुभवी सैनिक है। लेलिन अपने प्रतिबिंब की एक झलक पाने के लिए धारा के किनारे चला गया। इतना खराब भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी आवाज भी बदल गई है और मैं इसकी पिच भी नियंत्रित कर सकता हूँ। उनकी आवाज धीरे धीरे भारी होती गई, जो पहले की नर्म, अपरिपक्व और युवा आवाज से काफी अलग थी। मैं इस भेष में अस्थायी रूप से शहर में प्रवेश करूंगा। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और एक चमड़े का बैग निकाला। उसमें कुछ सफेद पाउडर था। भूमिगत अंधे कृमि का गंध हटाने वाला पाउडर, मात्र 1 ग्राम, किसी भी जीव की गंध को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। लेलिन ने धीरे से कहा, यह नश्वर दुनिया में अंतिम छद्म विधि होनी चाहिए। मेरा रूप और गंध पहले ही बदल चुके हैं, इसलिए मुझे सामान्य तरीकों से ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा तरंगों का सवाल है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेलिन ने फिर से घोड़ागाड़ी के माध्यम से देखा। इसके बाद उन्होंने सभी अनावश्यक वस्तुओं को फेंक दिया तथा केवल औषधियों और मंत्र पुस्तकों से भरा संदूक ही रखा। उसने सामग्री से भरा संदूक भी 2 घोड़ों में से एक पर बांध दिया। चल दर, आखिरी घोड़े के पास जाकर, जिस पर कोई बोझ नहीं था, लेलिन ने उसकी लगाम खोली और उसे कोड़ा मारा। वो काला घोड़ा हिनहिनाया और फिर एक बेतरतीब दिशा में भाग गया। इसके बाद लेलिन घोड़ागाड़ी के पास वापस गया और उस पर एक प्रकार का लाल पाउडर छिड़क दिया। इसके बाद उन्होंने बचे हुए गंध निवारक पाउडर को दोनों घोड़ों पर छिड़क दिया। फिर वह एक घोड़े पर सवार होकर चला गया। कुछ ही देर बाद जंगल में काला धुआं दिखाई दिया। उसके बाद धधकती लपटें दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे वह मुख्य सड़क पर आगे बढ़ता गया, उसे मनुष्यों के अधिकाधिक चिन्ह दिखाई देने लगे। 1 घंटे के बाद लेलिन ने ग्रेस्टोन सिटी का सिलहुट देखा। शहर की दीवारें छोटी थीं। बाहर से गोलाकार छतें और नुकीली भूरे रंग की इमारतें देखी जा सकती थीं। इन दीवारों के पास सशस्त्र सैनिक खड़े थे जो क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। अपना उद्देश्य बताइए, चमड़े का अर्ध कवच पहने गश्ती दल के नेता ने लेलिन को रोका। मैं एक भाड़े का सिपाही हूं और एक व्यापारी भी हूं। लेलिन मुस्कुराया।
वह गश्ती दल के नेता की आंखों में लालच देख सकता था। जिस घोड़े पर लेलिन सवार था उसे और उसके पीछे रखी संदूकों को देखकर नेता ने लार टपका दी। उसकी नज़र लेलिन के पहने हुए परिधान पर पड़ी। जब उसने लेलिन की कमर से लटकते हुए क्रॉस ब्लेड को देखा तो उसका भाव भय में बदल गया। प्रवेश शुल्क एक कांस्य सिक्का है। हेयर यू गो। लेलिन ने नेता की ओर एक नया पीला कांस्य सिक्का उछाला। आप प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें कि रात में इधर उधर न घूमें। यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी। नेता ने बहुत ही भद्दी मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद। लेलिन अपना सामान शहर के द्वार से अंदर ले आया। नेता, एक सैनिक स्पष्टतः त्यागपत्र देने को तैयार नहीं था। चुप रहो। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने कैसे कपड़े पहने थे? सामान लेकर अकेले यात्रा करना और शहर में सुरक्षित पहुंचना, इसका मतलब है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन जानता है, हो सकता है वह नाइट भी हो जाए। नेता ने धीमी आवाज में कहा, अगली बार इस तरह के लोगों से कोई परेशानी मत उठाना। ऐसा लगता है कि चाहे वह कहीं भी हो, ताकत मुझे आसानी से पार कर सकती है। लेलिन शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर खड़े आम लोग डर के मारे उससे बच रहे थे। जब उन्होंने लेलिन की ओर देखा तो उनकी निगाहों में भय और ईर्ष्या दोनों झलक रहे थे और उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस ग्रे स्टोन सिटी का विकास मेरे पिछले जीवन के किसी भी छोटे शहर से तुलना करने लायक नहीं लगता। लेलिन ने अनुमान लगाया कि पूरे ग्रे स्टोन सिटी में अधिकतम केवल 10,000 निवासी थे। जहां तक जीवन स्तर की बात है तो वह और भी बदतर था। फुटपाथ पीली मिट्टी से बने थे और मोटे रेत से भरे हुए थे। हवा का हल्का झोंका आने पर हवा में पीली धूल उड़ने लगती है। सड़क के दोनों ओर रहने वाले अधिकांश लोग कुपोषित थे और उन्होंने केवल भूरे या काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिनमें कई दांतेदार छेद भी थे। इन सड़कों के किनारे मवेशियों और भेड़ों को बांधने के लिए कई बाड़ें लगी हुई थीं। कुछ छोटे आकार के पशु भी खुलेआम घूम रहे थे। गोबर की ताज़ा परत से आने वाली दुर्गंध लगातार वातावरण में फैली हुई थी और खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। गंदा, अस्तव्यस्त, घटिया। ये ग्रे स्टोन सिटी के बारे में लेलिन की पहली धारणा थी। चलो पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। यात्रा ने उसे कुछ थका दिया था। काफी देर तक खोजने के बाद भी लेलिन को कोई सराय नहीं मिली। अंत में उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से रहने के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बदले में कुछ पैसे खर्च करने का निर्णय लिया। बड़ी तलवार और शराब का प्याला, ये बात है। लेलिन ने साइनबोर्ड पर लिखे शब्दों को देखा और थोड़ा अवाक रह गया। ये पारिवारिक दुकान पश्चिम दिशा में कहीं स्थित थी, जहां सार्वजनिक व्यवस्था अधिक अव्यवस्थित लगती थी। रास्ते में लेलिन ने कई शराबियों को देखा और झगड़े होते देखे। एक घटना में चाकू और खंजर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद वहां सुरक्षा अधिकारियों का कोई पता नहीं चला। दरवाजा खोलते ही लेलिन की नाक में घटिया शराब की गंध घुस गई। आना, एक और कप लो। बहुत बढ़िया, जैक। शोर का कोलाहल लगातार लेलिन के कान के पर्दों पर हमला कर रहा था। अंदर का भाग एक प्रकार का पब था। वहां कई शराबी थे जो जी भरकर शराब पी रहे थे। कुछ लोग तो आधी नींद में और नशे में थे, महिला परिचारिकाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और गंदी बातें कर रहे थे। महोदय, आप क्या पसंद करेंगे? बारटेंडर एक पीले बालों वाला युवक था जो इस पब का सबसे शांत व्यक्ति लग रहा था। मैंने सुना है कि मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है। लेलिन काउंटर के पास स्टूल पर बैठ गया। हाँ, हम पूरे ग्रे स्टोन सिटी में एकमात्र प्रतिष्ठान हैं जो आवास सेवाएं प्रदान करते हैं। बारटेंडर ने कंधे उचकाते हुए कहा, हालांकि इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। पूरे वर्ष हमारे यहाँ बहुत अधिक आगंतुक नहीं आते हैं। मुझे एक शांत कमरा दे दो और मेरे 2 घोड़ों की देखभाल करो। ये कितने का है? लेलिन ने बारटेंडर के पीछे बड़े बैरल की ओर देखा। मुझे भी अपनी सबसे अच्छी बियर यहीं दो। लेलिन ने एक चांदी का सिक्का उछाला। आपकी सेवा में उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। बहुत जल्द। बारटेंडर एक हैंडल वाला कप मेज पर ले आया। शहद मक्खन शराब। यहाँ हमारी सबसे अच्छी शराब है। लेलिन ने बारटेंडर का परिचय सुनते हुए शराब का घूंट लिया। वास्तव में कई मागी शराब पसंद नहीं करते थे क्योंकि यह इंद्रियों को सुस्त कर देती थी। वे ऐसे पेय पदार्थ पसंद करते थे जो उनकी शक्ति बढ़ा सकें। लेलिन भी अक्सर शराब नहीं पीता था। हालांकि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, इसलिए वह इसका स्वाद लेना चाहता था। हालांकि ये शहद मक्खन शराब बस औसत थी। इसमें तीखी गंध भी थी, जिससे लेलिन को ठगा हुआ महसूस हुआ। यहाँ एक रात रुकने के लिए 30 कोपेक लगेंगे और 2 घोड़ों की देखभाल, उनके चारे सहित, के लिए अतिरिक्त 20 कोपेक लगेंगे। अकादमी छोड़ने से पहले लेलिन ने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ जेब खर्च बचाकर रख लिया था। तो अब उसने बहुत स्पष्ट रूप से 2 चांदी के सिक्के उछाले। मैं पहले 4 रातें यहीं रुकूंगा। देखना, कितने अच्छे घोड़े, यह फर का रंग, यह निर्माण। वे निश्चित रूप से शहर के राजा की जागीर में मौजूद युद्ध के घोड़ों से अधिक मूल्यवान हैं। एक बहुत ही कष्टप्रद आवाज सुनाई दी। बाहर की ओर देखते हुए लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके 2 घोड़ों ने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई और वह तेजी से पीछे मुड़ा और पब से बाहर निकल गया। कई स्थानीय गुंडे उसके काले घोड़ों को घेरकर उनकी जांच कर रहे थे।
उनकी निगाहें लालच से भरी हुई थीं जब वे उत्साही घोड़ों और उन पर रखे संदूकों को देख रहे थे। उनमें से एक तो अधीरता से लगाम खोलने में लगा हुआ था। क्या आप मेरा सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं? लेलिन आगे बढ़ा। वह चमड़े के कवच में काफी भयभीत करने वाला लग रहा था और उसकी बेल्ट से क्रॉस ब्लेड लटक रहा था। लेकिन स्पष्टतः यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उनमें से एक बदमाश ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, यह निस्संदेह वही घोड़ा है जो मैंने खो दिया है। यह आपके पास कैसे आया? तुमने इसे मेरे परिवार से चुराया है ना? तुम शापित चोर हो। बदमाशों के इस गिरोह ने सोचा कि भले ही लेलिन एक सशस्त्र सैनिक था, लेकिन वह उनके पूरे गिरोह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह सही है, उसे पकड़ो और सार्वजनिक सुरक्षा के समक्ष ले आओ। अन्य लोगों ने शोर मचाते हुए बीच में टोका। आसपास के निवासियों को ये सब घटित होने से घृणा हो रही थी, लेकिन किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। चल दर, वह अकेला है। क्रॉस आइड ने अपने वस्त्र के भीतर से एक खंजर निकाला और हमले का नेतृत्व किया। लेलिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लगता है मुझे इन चरमराते जोड़ों को ढीला करने का मौका मिल गया है। वह क्रॉस आइड के तीखे खंजर के हमले से बचता हुआ आगे बढ़ा। उसने तुरंत क्रॉस आइड की दाहिनी कलाई पकड़ ली और उसे थोड़ा हिलाया। जैसे ही खंजर फर्श पर गिरा, क्रॉस आइड पीड़ा से चीख उठा। आह, उससे ठेस पहुंचती है। आप क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे जीजा एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी हैं। वह तुम्हें इससे बचने नहीं देगा। क्रॉस आइड दर्द से चिल्लाया। सच में, सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी? मुझे इतना डर लग रहा है। लेलिन ने अतिशयोक्ति से रोया और फिर वह क्रूरतापूर्वक मुड़ गया। एस्टरस्क दरार। एस्टरस्क हड्डियां टूटने की तीखी आवाज सुनाई दे रही थी। क्रॉस आइड भयंकर दर्द से तुरंत बेहोश हो गया। इस समय लेलिन की शारीरिक शक्ति पहले ही नाइट चरण तक पहुंच चुकी थी। इन गुंडों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। मालिक, मालिक, बाकी गुंडे चिल्लाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास आ सके। लेलिन मुस्कुराया। वह एक काली छाया में बदल गया और उनके बीच में गोता लगा दिया। एस्टरस्क टकराना, दरार, आह, एस्टरस्क। गुंडों की करुण चीखें और हड्डियों के टूटने की दिल दहला देने वाली आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। लेलिन हवा के एक काले झोंके की तरह था। कुछ ही वारों में उसने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया, जिनमें से प्रत्येक का एक हाथ या एक पैर टूटा हुआ था। लेलिन ने उन पर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया और उस स्थान की ओर चला गया जहां क्रॉस आइड बेहोश हो गया था। उसने अपना पैर उठाया और बॉस के दाहिने पैर पर बुरी तरह से कुचल दिया। आह, बहुत जल्द ही दर्द ने उसे झकझोरकर जगा दिया। उसकी दोनों आंखें घूम गईं और फिर वह पुनः बेहोश हो गया। अपने मालिक को ले जाओ। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, लेकिन यदि आप कभी ऐसा करते हैं तो ये हाथ या पैर टूटने जैसा आसान नहीं होगा। लेलिन ने गुंडों से कहा। उनकी नजरों में उसकी मुस्कान शैतान जैसी थी। इन गुंडों को भागते हुए देखकर लेलिन बार में वापस आ गया। कम से कम उसके पास एक तैयारी नाइट की शारीरिक शक्ति है। बारटेंडर ने मन ही मन कराहते हुए और भी अधिक सौम्य तथा विनम्र भाव धारण कर लिया। मेरे परम आदरणीय महोदय, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? पब पर छाई मौत जैसी शांति को देखकर लेलिन अंदर ही अंदर कड़वाहट के साथ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। वह राक्षस के रूप में नहीं देखा जाना चाहता था। हालांकि वह अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था, इसलिए अगर कोई उसे चुरा ले और वह कमरे में हो तो वह क्या कर सकता था। हालांकि उसने अपने सामान पर एक ट्रेसिंग स्पेल छोड़ा था। अगर वह जादू गायब हो जाता तो लेलिन के पास रोने के लिए भी जगह नहीं होती। हालांकि जब लेलिन ने एक तैयारी करने वाले शूरवीर की ताकत का प्रदर्शन किया तो उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले कई लोग चुपचाप पीछे हट गए। इन बक्सों को मेरे कमरे तक लाने में मेरी मदद करो। मेरे घोड़ों को अस्तबल में रखो और उन्हें सबसे अच्छा चारा दो। लेलिन ने बारटेंडर की ओर एक और चांदी का सिक्का फेंकते हुए कहा। वह गुंडा, उसका क्या इतिहास है? बारटेंडर ने अपना सिर नीचे कर लिया। सर, आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसका किसी सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी के साथ कुछ संदिग्ध लेन देन हो, लेकिन कुछ भी बहुत गंभीर नहीं है। एक प्रारंभिक शूरवीर की ताकत का मतलब है एक शूरवीर की प्रशिक्षण तकनीक तक पहुंच होना। ऐसे लोग या तो कुलीन होते हैं या फिर उनके पीछे कोई बड़ी ताकत होती है। एक छोटे शहर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे मेरे कमरे में ले चलो, लेलिन ने सहजता से पूछा। बारटेंडर जानबूझकर उसे इमारत के सबसे पीछे वाले कमरे में ले गया, जो पब से सबसे दूर था। उसने चाबी निकाली और कमरा खोला। खिड़की से होकर कमरे में सुनहरी धूप की किरण चमक रही थी। बिस्तर कमरे के बीच में था और उस पर बिछी चादरें बहुत साफ लग रही थीं। बेडसाइड टेबल पर एक नीला फूलदान रखा था जिसमें कुछ अज्ञात जंगली फूल थे। ये बहुत साफ लगता है, ये जगह ठीक रहेगी, लेलिन ने सिर हिलाया। यह आपकी चाबी है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। बारटेंडर ने आदरपूर्वक पीतल की चाबी सौंप दी। लेलिन ने चाबी ले ली और बारटेंडर को अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए भेज दिया। उसने संदूकों की सामग्री खोली और अपने कमरे में स्टेक भेजने का आदेश दिया। उसने बारटेंडर से कहा कि उसे परेशान न करे और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उन्होंने लकड़ी का दरवाजा बंद किया तो उन्हें कमरे का शोर निवारण प्रभाव काफी अच्छा लगा। बाहर से आने वाले शोर बहुत कम हो गए।
आज मेरी हरकतें कुछ ज़्यादा ही ध्यान खींचने वाली थीं, हालांकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ग्रेस्टोन सिटी बहुत छोटा है, किसी भी अजनबी की गतिविधियां निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि शहर की दीवारों के पीछे रहना अभी भी अधिक सुरक्षित है। लोग कम से कम बड़े क्षेत्र प्रभाव वाले मंत्रों का प्रयोग करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसके अलावा 50-50 संभावना है कि जिस गुट ने रास्ता रोकने के लिए लोगों को भेजा था वह मेरे पीछे किसी को भेज दे। यह बेहतर होगा यदि उन्होंने ऐसा न किया हो। यदि नहीं तो मुझे निश्चित रूप से पीछा करने वालों की अगली लहर को मारना होगा ताकि मैं साफ बच निकल सकूं। लैलिन गहरी सोच में डूबा हुआ था। आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा तरंगे और मार्ग का अनुसरण करने के लिए भेजी गई आत्मा किसी आधिकारिक जादूगर के कार्यों की तरह लग रही थी, लेकिन ये संसाधनों की बर्बादी जैसा लगता है। आखिर कौन एक आधिकारिक जादूगर को स्तर 2 के अनुयायी को खोजने और मारने के लिए भेजेगा? सबसे बड़ी संभावना यह है कि ये कोई स्तर 3 का अनुचर हो जिसके पास कोई जादुई कलाकृति हो या फिर किसी जादूगर द्वारा पाला गया कोई पालतू जानवर हो। मुझे स्वस्थ होना चाहिए और दुश्मन से छुटकारा पाने की तैयारी करते समय होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। मुझे प्रतिदिन रूपांतरण मंत्र का जाप भी करना होगा, लेलिन ने सोचा, जब उसने अपने द्वारा ऑर्डर की गई गर्मागर्म स्टेक का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। स्टेक का स्वाद बुरा नहीं था और लेलिन, जो भूखा था, ने पलक झपकते ही उसे खा लिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने बारटेंडर से गंदगी साफ करने को कहा। बारटेंडर के जाने के बाद लेलिन ने अपने दरवाजे के बाहर एक लकड़ी का "परेशान न करें" चिन्ह टांग दिया और गहन ध्यान की अवस्था में जाने से पहले ऊर्जा कणों की एक परत स्थापित कर दी जो एक प्रारंभिक चेतावनी अलार्म प्रणाली के रूप में कार्य करेगी। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो एक जादूगर को नियमित रूप से करनी होती है। यद्यपि इससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि बहुत कम हुई, फिर भी लैलिन ने प्रत्येक दिन दृढ़ता बनाए रखी। 1 घंटे से अधिक समय तक मेहनत करने के बाद लैलिन का सिर झुक गया और वह निद्रालोक में चला गया। ग्रेस्टोन सिटी के बाहर झुलसे हुए जंगल के ऊपर हवा में *PSS एक हरे रंग के पंख वाला प्राणी अचानक नीचे झपटा। डोरिस को अंततः दुश्मन की गंध का पता चल गया है। हरे वृक्ष की प्रेतात्मा डोरिस ने अपने पंख वापस खींच लिए और एक हैरान भाव के साथ अपनी नंगी त्वचा के साथ जली हुई लकड़ी पर कदम रखा। यहीं पर सुगंध खत्म हो जाती है। इस समय हरे पेड़ की प्रेत का स्वरूप अब पहले जैसा नहीं था। इससे पहले इसका आकार मात्र एक मानव सिर के बराबर था, हालांकि डोरिस अब 7 या 8 साल के बच्चे जितनी बड़ी हो गई थी। इसके अलावा मूल रूप से सुंदर चेहरे पर अब मत्स्य की परत दर परत जम गई थी। यह अत्यंत घृणित लग रहा था। उसका मुंह विषदंतों से भरा हुआ था और उसकी जीभ सांप की तरह लगातार फड़फड़ाती रहती थी। उसके शरीर पर अब कई सिलवटें पड़ गई थीं, साथ ही कुछ अजीब दिखने वाले शल्क भी थे। मूलतः हरे वृक्ष स्प्राइट्स एक प्रकार के जीवित प्राणी थे जो अत्यधिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते थे। अब कोई भी डोरिस को हरे पेड़ की प्रेतों के साथ नहीं जोड़ेगा। डोरिस ने घृणा से भरी चीख निकाली, मानव, तुम बच नहीं पाओगे। उसकी जीभ फड़क रही थी। उसने अचानक अपने पंख फैलाए और उस अतिरिक्त घोड़े की ओर उड़ चला जिसे लैलिन ने छोड़ा था। अगले 2 दिनों तक लेलिन घर के अंदर ही रहा और अंततः अपनी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को पुनः अपने चरम पर पहुंचा लिया। 2 दिन हो चुके हैं और वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि यह कोई अनुचर नहीं है जो मेरा पीछा कर रहा है, अन्यथा उन्होंने अब तक मुझे खोज निकालने के लिए जादू का प्रयोग किया होता। यह संभवतः कोई गुलाम या मैगस द्वारा पाला गया प्राणी है, लेलिन ने अनुमान लगाया। इन 2 दिनों में उनकी गतिविधियां अत्यंत शांत रहीं। एकमात्र उल्लेखनीय घटना तब हुई जब सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी लेलिन से मिलने आए और उपहार लेकर आए। अधिकारी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के छोटे भाई के लिए पैरवी करने वहां आए थे। फिर उसने लेलिन के अतीत के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन लेलिन ने उसे धोखा दिया और कोई भी जानकारी नहीं दी। बाद में लेलिन ने काले वस्त्र पहन लिए और खिड़की से बाहर कूदते समय अपना चेहरा ढकने के लिए हुड ऊपर खींच लिया। एक उदास और अंधेरी गली में, महोदय, सर, आप यहाँ हैं। लेलिन के काले लबादे को देखकर कुछ गुंडे तुरंत उसे लेने के लिए आगे आए। कैसा है? क्या पिछले कुछ दिनों में ग्रेस्टोन सिटी के आसपास कोई अजीब घटना घटी है? काले लबादे के नीचे से एक कर्कश आवाज ने कहा। मैं पहले बोलूंगा। पास के गांव में सोफिया आंटी की गाय ने 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। बाकी सबने कहा कि यह शापित है। ये बात उस गुंडे ने जल्दी से कही, जिसने दूसरों को धक्का देकर भगा दिया। लक्ष्य के रक्त प्रवाह में 12.4% की वृद्धि हुई है। उनकी मस्तिष्क तरंगें स्थिर प्रतीत होती हैं। निर्णय, ये झूठ नहीं है, एआई चिप ने उसके सिर के अंदर कहा। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और गुंडे की ओर एक चांदी का सिक्का फेंक दिया। अब मेरी बारी है। चाचा ह्यूगो और उनका बेटा यात्रा करते समय पास के जंगल में गायब हो गए और घटनास्थल पर भेड़ियों के झुंड के निशान पाए गए हैं। ... ये वे गुंडे थे जिन्हें लेलिन ने पिछले 2 दिनों में काबू किया था। वे समाचार एकत्र करने के लिए अत्यंत सुविधाजनक थे। पहले तो उन्होंने इनाम पाने के लिए झूठी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन लेलिन को उनके जैसे औसत इंसान द्वारा कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, जिसके पास उसकी मदद करने के लिए एआई चिप थी। उन्होंने तुरंत ही उस झूठे व्यक्ति की भुजाएं तोड़ दी, जिससे उस समय वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए।
धन के दबाव और हिंसा की धमकी के तहत ये गुंडे बहुत जल्द ही ग्रेस्टोन सिटी और उसके आसपास की सभी घटनाओं की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने लगे। क्या कहा तुमने? मानव लाशें मिली? क्या वहां गाढ़े हरे तरल पदार्थ के भी निशान थे? लेलिन को स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी। स्पष्ट रूप से बोलो, और यह सोने का सिक्का तुम्हारा है। एक दुबला पतला लाल बालों वाला युवक लार निगलते हुए बोला, यह खबर मैंने अभी सुनी है। मैसी गांव के पास स्थित मिल में कुछ लाशें पाई गईं। सारा खून सूख चुका था। हर किसी को संदेह है कि यह किसी पिशाच का काम है। नगर के स्वामी ने तो जांच के लिए कई शूरवीरों को भी भेजा था। एन बहुत अच्छा। लेलिन ने पुनः स्थान पूछा और उसे पता चला कि वह स्थान उस स्थान के बहुत निकट था जहां उसने अंतिम बार अपने पदचिह्न मिटाए थे। उसने सिर हिलाकर हाँ में कहा और सोने का सिक्का युवक को दे दिया। बाकी खबर सुनने के बाद वह गली से बाहर चला गया। ताज़ा खबरों और एआई चिप की गणना के आधार पर दूसरों का खून चूसने वाला प्राणी मेरे पीछे हो सकता है। इसके अलावा यह मुझे सूंघकर भी खोज लेता है। उनकी संख्या अज्ञात है, लेकिन उनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या वास्तव में केवल एक ही हो सकता है। इससे पहले लेलिन ने गंध मास्किंग पाउडर का उपयोग करके अपनी गंध से छुटकारा पाया और शहर में प्रवेश करने से पहले अपना रूप बदल लिया। वह अपनी गंध को छुपाने के लिए लोगों की मिश्रित गंध का उपयोग करना चाहता था। इसके बाद वह जवाबी हमले की योजना बनाने से पहले दुश्मन के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र कर लेता था। अब ऐसा लग रहा है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। अफसोस की बात है, मेरा खुशबू छिपाने वाला पाउडर लगभग खत्म हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका होता, लेलिन ने अफसोस जताते हुए कहा। भूमिगत अंधा कृमि मैगी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक दुर्लभ घटक था तथा इसकी कीमत कभी भी सस्ती नहीं थी। लेलिन ने सुगंध छिपाने वाले पाउडर में इसे परिष्कृत करने से पहले इसका एक छोटा पैकेट प्राप्त करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया था। हालांकि उनके पास केवल 3 या 4 दिनों के लिए ही पर्याप्त भोजन था। इतने कम समय में वह संभवतः ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता था। एक बार जब दुश्मन ने पता लगाने की सीमा बढ़ा दी तो उसके निशान निश्चित रूप से खोजे जा सकेंगे। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना बेहतर है। यदि वे मुझे मेरे गंतव्य तक पीछा करते हैं तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेलिन का चेहरा गंभीर हो गया। अब भी पाउडर का असर खत्म हो रहा था। वह अपनी गंध को छिपाने के लिए शहर की गंधों के जटिल मिश्रण पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा था। अफसोस, उसके इतना कुछ करने के बाद भी अज्ञात जीव उसका पता लगाने में सक्षम थे। अपने कमरे में लौटने के बाद लेलिन आराम से बिस्तर पर बैठ गया और मन ही मन एआई चिप को बुलाया। एआई चिप, पिछले 2 दिनों में प्राप्त समाचारों के अनुसार दुश्मन की गतिविधियों का अनुकरण करें और उन्हें मार गिराने की योजना बनाएं। बीप, मिशन पैरामीटर स्थापित करना, सिमुलेशन शुरू करना, मानचित्र आयातित, मेजबान की युद्ध शक्ति आयातित, विश्लेषण प्रगति पर। एआई चिप की बर्फीली, ठंडी और असंवेदनशील यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। एआई चिप एक ऐसा उपकरण था जो विशेष रूप से उनकी पिछली दुनिया में वैज्ञानिकों को आवंटित किया गया था, तो इसमें बुद्धिमत्ता या भावनाएं कैसे हो सकती थीं? मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के कारण उन्होंने एआई चिप्स को अपने प्रोग्रामिंग में मुख्य निर्देश के रूप में बुद्धिमत्ता और भावना को प्रकट करने से मना किया था। सिमुलेशन पूर्ण। मेजबान लक्ष्य को मार देता है लेकिन उसे हल्की चोटें आती हैं। सफलता दर 67.7%। एआई चिप की आवाज लेलिन के दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी संचारित करते समय गूंज उठी। चोटें लगी हैं। लेलिन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। क्या लक्ष्य को बिना चोट के मारने की कोई संभावना है? डेटा अपर्याप्त है। लक्ष्य के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। तो यह इस तरह है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। गुंडों से मिली खबर के अनुसार शहर के बाहर मौजूद यह प्राणी पहले से ही गुस्से में था और उसने स्थानीय लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस गति से यह निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर शहर में पहुंच जाएगी। यद्यपि मागी लोगों के बीच आपसी सहमति थी कि वे सामान्य मनुष्यों के जीवन में व्यवधान उत्पन्न न करें, फिर भी कुछ ऐसे थे जो ऐसा करने के लिए पागल थे। यदि बड़े पैमाने पर जनहानि हुई और उसकी पहचान उजागर हो गई तो लेलिन को उन जीवों और उनके पीछे के जादूगरों को ध्यान में रखने के अलावा अन्य क्षतियों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये एक ऐसी समस्या थी जो वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे। 67.7%। यह मेरे लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए पर्याप्त है। मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि मैं पूरी तरह से पीछे हट सकूंगा। लेलिन के चेहरे पर बाहर निकलते समय उग्रता साफ झलक रही थी। पब का माहौल हमेशा की तरह उल्लासमय बना रहा। लेलिन को देखते ही बारटेंडर आगे बढ़ा और झुका। सर, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? मुझे एक व्यक्ति ढूंढने में मदद करें, लेलिन ने धीरे से कहा और अपना अनुरोध किया। कोई बात नहीं, हालांकि इस शहर में कोई भाड़े के सैनिक नहीं है, फिर भी यहाँ डाकू हैं। मैं आपकी ओर से उनसे संपर्क कर सकता हूँ। बारटेंडर ने कहा, वैसे शहर के स्वामी लॉर्ड रोलैंड ने आदमी भेजे हैं, वह आपसे मिलना चाहता है, सर। शहर का स्वामी? लेलिन ने अपना सिर हिलाया। कोई भी प्रिपरेटरी नाइट जहां भी जाता था उसका हमेशा लॉर्ड्स द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था। यदि रोलांड को लेलिन की सहायक के रूप में स्थिति के बारे में पता होता तो उपचार और भी शानदार होता। मेरे पास अभी कुछ काम है, क्या हम बैठक का समय बदलकर परसों कर दें? लेलिन ने पूछा। बिल्कुल,
इसके अलावा आप लोगों के यहाँ जो स्टेक है वह बुरा नहीं है, इसकी एक सर्विंग आज रात मेरे कमरे में भेज दीजिए, लेलिन ने एक बार फिर निर्देश दिया। जैसी आपकी इच्छा, बारटेंडर मुस्कुराया। दूसरे दिन देर रात को पास के जले हुए जंगल में एक भूरे वस्त्र पहने आकृति दिखाई दी। जांच करना। यहाँ जांच करने की क्या बात है? यहाँ कोई खजाना नहीं है। सबसे अधिक संभावना यह है कि यह किसी लापरवाह किसान के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। भूरे वस्त्र पहने वह आदमी काफी दुबला पतला था, हालांकि उसकी गतिविधियां काफी तेज थीं क्योंकि वह लगातार जली हुई लकड़ियों के ढेर में खोजबीन कर रहा था। कुछ ठीक नहीं है, ये झुलसने के निशान सामान्य लपटों से नहीं हुए हैं। आदमी की बाहें सिकुड़ गई। डाकू के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें झुलसे हुए निशानों को देखकर यह एहसास करा दिया कि कुछ तो ठीक नहीं है। ये ऐसा लगता है कि यह किसी रहस्यमयी सत्ता का काम है। डाकू के रोंगटे खड़े हो गए। भूमिगत गतिविधियों के एक सदस्य के रूप में उन्होंने इन संस्थाओं के बारे में केवल मिथकों में ही सुना था। इन कहानियों में उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया, उनका रहस्यमय होना, उनका कठोर हृदय होना, और यह कि उन्हें दुश्मन नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि यह मिशन इन रहस्यमयी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता, भले ही पुरस्कार दर्जनों गुना अधिक होते। भूरे वस्त्र पहने वह आदमी कांप उठा और वहां से चला जाना चाहता था। मुझे यह मिला, मेरे दुश्मन की गंध। इसी समय पीछे से एक कर्कश और घृणित आवाज सुनाई दी। डाकू का शरीर कांप उठा। उसने एक बच्चे के आकार का घृणित प्राणी हवा में तैरता हुआ देखा। उसका शरीर अव्यवस्थित ढंग से शल्कों से भरा हुआ था। उसका चेहरा मस्से से भरा हुआ था। समय समय पर उसकी सांप जैसी जीभ फुफकारती रहती थी। मुझे डर है कि शैतान भी इतना बदसूरत नहीं होगा, डाकू ने सोचते हुए 5 मीटर पीछे छलांग लगा दी। मुझे इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। मैं तो सचमुच चारा बन गया हूँ, डाकू चिल्लाया। छोड़ने के बारे में मत सोचो। डोरिस ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने पंख फड़फड़ाकर लगभग तुरंत ही डाकू के ऊपर से उड़ गई। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास इस मिशन के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी जानकारी है, डाकू निराशा में चिल्लाया। मरना। डोरिस की आंखें लाल हो गई थीं। उसने डाकू की विनती और चीख पुकार की परवाह नहीं की। तुरंत ही उसने उस डाकू के दाहिने हाथ को चबा लिया जिस पर खंजर लहरा रहा था, और उसने डाकू का खून पीना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद केवल डाकू की सूखी लाश ही बची थी। उसके वस्त्र पर एक सुगंध छाई हुई है। वह शापित अनुचर निश्चित रूप से शहर में है। डोरिस ने शहर की दीवारों की आकृति को गौर से देखा। ***** एक काला तीर तेजी से आगे निकल गया। जैसे ही यह सुपरसोनिक हो गया, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जो सीधे डोरिस की छाती में जा लगा। सुगंध छिपाने वाला आखिरी पाउडर भी यहीं बर्बाद हो गया। मैंने डाकू के शरीर पर लकवा मारने वाला पाउडर भी छिड़का। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये तीर अपने निशाने पर नहीं लगेगा। कुछ ऊंची झाड़ियों के पीछे से लेलिन चमड़े का कवच पहने और अभी अभी इस्तेमाल किया हुआ क्रॉसबो लिए हुए निकला। दुश्मन। डोरिस का चेहरा फड़क उठा। इसके मूल रूप से घृणित चेहरे पर अब नसें उभरी हुई दिखाई देने लगी थीं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर बच्चे निश्चित रूप से रो पड़ेंगे। यहाँ तक कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि जो मेरा पीछा कर रहा था वह पहले वाला ग्रीन ट्री स्प्राइट था। यह मूलतः सुंदर प्राणी अब कुछ इस तरह का हो गया है। लेलिन थोड़ा हैरान हुआ। उत्परिवर्तित हरा वृक्ष स्प्राइट। शक्ति 3.1, चपलता 4.3, जीवन शक्ति 3.5, आध्यात्मिक बल 5.5। क्षमताएं अज्ञात। एआई चिप की आवाज ने रीडिंग और स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वास्तव में इसकी विशेषताएं इतनी बढ़ गई थीं। कैसा अद्भुत मंत्र है। हालांकि इसके शरीर की अस्थिर स्थिति धीरे धीरे इसकी सतह पर देखी जा सकती है। इसके आधे महीने से अधिक जीवित रहने की संभावना नहीं है। लेलिन की आंखें ठंडी चमक उठीं। वह दुश्मन जिसने मेरे पिता और बहनों की हत्या की, भले ही डोरिस को उसकी आत्मा को धोखा देना पड़े, डोरिस उनसे बदला लेगी। डोरिस चीखी जब उसने तीर को उसकी छाती से बाहर निकाला। घाव से हरे रंग का तरल पदार्थ बह निकला। हरे तरल पदार्थ ने शीघ्र ही पूरी छाती को ढक लिया। एक पौधे की जड़ लगातार फैलती हुई दिखाई दी और बहुत जल्द घाव भर गया। भाड़ में जाओ। डोरिस ने हरे रंग की धुंध में लेलिन पर हमला किया। वास्तव में इसमें इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि अब हाथापाई के हमले प्रभावी नहीं हैं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। पापा। अचानक जमीन से एक मिट्टी का गोला उभरा, जिसने डोरिस का रास्ता रोक दिया। इसकी सामग्री लाल रंग की औषधि थी। एस्टरस्क टकराना। एस्टरस्क एक ज्वाला उठी। साथ ही आई गर्म लहर ने आसपास की वनस्पति को भी झुलसा दिया। आग की लपटों ने डोरिस को घेर लिया और बारबेक्यू की जा रही किसी चीज की चटचटाहट जैसी आवाज सुनाई दी। एस्टरस्क आग के समुद्र से एक हरे रंग की आकृति उभरी। उसका शरीर झुलसकर काला हो गया था। इसमें अभी भी आग जल रही थी और ये लेलिन की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्य की गति 67% कम हो गई। एआई चिप ने आवाज लगाई। पहले उस पर लकवाग्रस्त पाउडर का असर हुआ और फिर विस्फोटक औषधियों से वह घायल हो गया। भले ही यह अग्नि प्रतिरोध में विशेषज्ञ हो, फिर भी इसे निश्चित रूप से क्षति पहुंचेगी।
लेलिन का चेहरा शांत था। उसने अपना क्रॉसबो फेंक दिया और फिर अपना क्रॉस ब्लेड खींचकर आगे बढ़ा। क्रॉस स्लैश। चांदी का क्रॉस ब्लेड चमक उठा। इस बार लेलिन ने अपनी प्रज्वलित आंतरिक नाइट ऊर्जा को भी प्रसारित किया। तेज ब्लेड से प्रकाश की एक झलक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब क्रॉस आकृति ने सीधे ग्रीन ट्री स्प्राइट पर प्रहार किया तो तुरंत हरे तरल का एक तालाब प्रकट हो गया। डोरिस गिर गई और लेलिन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसने अपने हाथों में पकड़े क्रॉस ब्लेड को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चांदी की ब्लेड पर पहले से ही उबड़-खाबड़ जगहें बनी हुई थीं, जहां डोरिस के शरीर से निकले विभिन्न तरल पदार्थ छलक रहे थे। यहां तक कि इसके शारीरिक द्रव्य का भी तीव्र संक्षारक प्रभाव होता है। ये क्रॉस ब्लेड बर्बाद हो गया है। लेलिन को थोड़ा अफसोस हुआ। ये क्रॉस ब्लेड एक कुलीन युवक से लिया गया था जब वह यात्रा दल में था। इसका उपयोग करना बहुत ही सुविधाजनक था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसे यहाँ नष्ट कर दिया जाएगा। उसने क्रॉस ब्लेड को फेंक दिया। जैसे ही उसने डोरिस को देखा, जो अपनी छाती पर क्रॉस के निशान के बावजूद अभी भी हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेलिन ने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। अम्ब्रा का हाथ। डोरिस की छाया से एक काले रंग का ताड़ का पेड़ उभरा। उसने अपने टखनों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर मजबूती से टिकाए रखा। एस्टरस्क शस्सी शस्सी। एस्टरस्क काले रंग के ताड़ के पेड़ से सफेद धुंध की एक परत उभरी। हालांकि अम्ब्रा के हाथ में संक्षारक प्रभाव है, ऐसा लगता है कि उत्परिवर्तित ग्रीन ट्री स्प्राइट के खिलाफ इसमें अभी भी कुछ कमी है। लेलिन के दिमाग ने तुरंत ही स्थिति को समझ लिया। मैं तुम्हें अपने नए सीखे मंत्र के लिए गिनी पिग के रूप में उपयोग करूंगा। नीली गड़गड़ाहट की आवाज। मेरी आज्ञा सुनो। नश्वर लोक में उतरो और मेरे शत्रुओं पर प्रहार करो। बायरन भाषा। जैसे ही लेलिन ने अपना मंत्र बोला, अचानक उसके हाथों में चांदी नीली बिजली चमक उठी। जाना। लेलिन ने अपनी उंगलियां उठाईं और चमकदार बिजली एक चाप में डोरिस की ओर उड़ी। डोरिस मौत से नहीं डरती। इस समय डोरिस ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियां खुल गईं। उसमें से एक पेड़ की जड़ जैसी वस्तु बाहर निकली। एस्टरस्क ज़ियू। एस्टरस्क पेड़ की जड़ें आपस में उलझ गईं और धनुष का आकार ले लिया। उस पर पहले से ही एक भूरे रंग का तीर लदा हुआ था। अच्छा नहीं है। लेलिन जल्दी से चकमा दे गया। लेलिन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधों से भयंकर दर्द निकल रहा था। मेजबान को तीर से चोटें आई हैं। चेतावनी। चेतावनी। तीर के सिरे पर बैक्टीरिया की उच्च सांद्रता, प्रभावित क्षेत्र के तत्काल कीटाणुशोधन की सिफारिश की जाती है। धत तेरी की। लेलिन ने जल्दी से तीर निकाला और अपने वस्त्र से एक चांदी का खंजर निकाला। दांत पीसते हुए उसने घाव के आसपास का मांस नोच डाला। उसने जल्दी से अपनी कमर की थैली से एक हरे रंग की औषधि निकाली और उसका आधा हिस्सा घाव पर डाल दिया। बाकी आधा हिस्सा उसने अपने मुंह में खाली कर दिया। एआई चिप की आवाज सुनने के बाद ही संकट नियंत्रण में है, उसने राहत की सांस ली। जब लेलिन को तीर लगा तो डोरिस को भी बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। इस समय डोरिस का पूरा शरीर जल चुका था और उसके पंख आधे से ज्यादा टूट चुके थे। उसका एक हाथ गायब हो गया था और उसका कोई निशान भी नहीं बचा था, तथा उसका टखना अभी भी अम्ब्रा के हाथ के जादू से जकड़ा हुआ था। उसकी जीवन शक्ति खतरनाक स्तर तक गिर गई थी। वह किसी भी क्षण मर सकती है। बदला। मेरा बदला। डोरिस अनजाने में ही ये शब्द बुदबुदाती रही। अचानक उसकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उसने अपना दाहिना पैर काट लिया। पा। एस्टरस्क पैर हवा में उड़ गया। अम्ब्रा का हाथ, जो टखने को पकड़े हुए था, भी तुरंत गायब हो गया। चलो हम साथ साथ मरें। डोरिस का पूरा शरीर फूल गया। उसके चेहरे पर मस्से हिल रहे थे। जैसे ही वह सीधे लेलिन पर हमला करने लगी, उसकी गति 3 गुनी हो गई। धत तेरी की। लेलिन ने अपने कंधे के घाव को दबाया और जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय उसने अंतिम विस्फोटक औषधि भी फेंक दी। एस्टरस्क टकराना। एस्टरस्क एक तीव्र विस्फोट गूंज उठा। लाल लपटें और हरा तरल एक साथ मिश्रित। इससे गहरे हरे रंग की आग की रोशनी निकली। लेलिन को विस्फोट के दायरे से बाहर निकलने से पहले कई बार पीछे लुढ़कना पड़ा। इस समय चारों ओर हरे रंग की हड्डियों और मांस का ढेर बरस रहा था। ये पूरी तरह से घृणित था। जमीन पर पड़े हरे रंग के अवशेषों को देखते हुए लेलिन ने देखा कि एक पीला तरल पदार्थ तेजी से बह रहा था, जो लगातार जमीन को जंग लगा रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव अनायास ही बदल गए और उसने जल्दी से अपने शरीर का निरीक्षण किया। गाढ़े तरल पदार्थ की कुछ बूंदों ने अनजाने में उसके चमड़े के कवच को जंग लगा दिया था और उसके शरीर पर कई घाव कर दिए थे। इनमें से प्रत्येक घाव के चारों ओर पीले रंग का एक धब्बा था जो उस क्षेत्र को सुन्न करने लगा था। मेजबान एक अज्ञात द्वितीयक रोगजनक संक्रमण से पीड़ित है। इसने मेजबान पर आक्रमण कर दिया है और बहुत तेजी से फैल रहा है। जवाबी कदम उठाने की सिफारिश। एआई चिप। चोट को स्कैन करें। इसका इलाज करने का कोई तरीका खोजो। मिशन के मापदंड स्थापित। स्कैनिंग। बीप। उपचार के लिए 30 ग्राम मानव सिर पक्षी, 500 मिलीलीटर गुलाबी स्याही तेल, 50 ग्राम हरी नारियल रॉक की आवश्यकता होती है। एआई चिप ने बड़ी संख्या में वस्तुओं को सूचीबद्ध करना जारी रखा। मुझे इन्हें खरीदने का समय कब मिलेगा? इन्हें खरीदने का समय आ गया है। एआई चिप। तत्काल दमन के लिए विधि उत्पन्न करें। लेलिन का चेहरा काला पड़ गया।
घाव को आग की लौ से जलाने से संक्रमण की दर कम करने में मदद मिलेगी। एआई चिप ने जवाब दिया। एक ज्वाला। लेलिन ने अपने कपड़े फाड़े और लापरवाही से एक जलती हुई शाखा उठाकर उसकी ज्वाला अपने घाव पर रख दी। एस्टरस्क सस्सी। एस्टरस्क किसी चीज के बारबेक्यू होने की आवाज के साथ जलते हुए मांस की गंध भी सुनाई दे रही थी। लेलिन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। कुछ ही मिनटों बाद एआई चिप ने उपचार को प्रभावी घोषित कर दिया। लेलिन ने आग बुझा दी और हाँफते हुए जमीन पर लेट गया। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। इस बार दुश्मन बहुत खतरनाक था। शारीरिक एवं ज्वाला हमलों के प्रति इसकी प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक थी। इसकी गति भी तेज थी और इसमें जहर का हमला भी था। ऐसा लगता है कि इसे विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया गया है। मुझे डर है कि अगर एआई चिप ना होती तो डोरिस के शरीर के तरल पदार्थ, जिनमें तीर के जहर से उत्पन्न द्वितीयक संक्रमण शामिल था, ऐसी चीज थी जिसे एआई चिप ने ध्यान में नहीं रखा था। इससे लेलिन को, जिसे मुठभेड़ में केवल हल्की चोटें आने की उम्मीद थी, इतनी बुरी जीत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मैंने जो विस्फोटक औषधियां तैयार की थीं, वे सब इस्तेमाल हो चुकी हैं। मुझे फिर से और सामग्री तैयार करनी होगी। पिछली कुछ लड़ाइयों में लेलिन ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए औषधियों पर बहुत अधिक भरोसा किया था। हालांकि खपत भी बहुत अधिक थी और उसने लगभग 1000 मूल्य के जादुई क्रिस्टल फेंक दिए। सौभाग्य से वह विस्फोटक औषधि बनाना जानता था, यदि नहीं तो लागत और भी अधिक बढ़ जाती। ज्वाला केवल अस्थायी रूप से रोगाणु के प्रसार को रोक सकती है। मुझे इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदनी होगी। लेलिन ने अपने जले हुए घाव को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई क्योंकि उसने खुद को उठाने और ग्रेस्टोन सिटी वापस जाने से पहले एक और ताकतवर औषधि निगल ली। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। ये बहुत संभव था कि शहर के सुरक्षाकर्मियों को पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वे शीघ्र ही किसी को निरीक्षण के लिए भेज देते। लेलिन ने तीव्र दर्द सहन किया और ग्रेस्टोन सिटी के अंदर वापस चला गया। उसने चुपके से अपना संदूक निकाल लिया। अपने 2 घोड़ों को भी साथ लाने की जहमत नहीं उठाए। शहर की दीवारों के बाहर से एक हल्के भूरे रंग का घोड़ा चुराने के बाद वह रात के अंधेरे में भाग निकला। वह मानचित्र पर स्थित मैगस बाजार की ओर जा रहा था। जहां तक नगर के स्वामी के संबंध का प्रश्न है, तो यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लगभग 1 दर्जन दिन बाद वोल्कान प्रांत के रास्ते में एक हल्के भूरे रंग का घोड़ा दिखाई दिया जिसके पीछे 2 विशाल संदूक थे और उसकी पीठ पर एक काले वस्त्रधारी आकृति बैठी थी। घोड़ा जोर जोर से हाँफ रहा था और उसके चारों खुर जमीन पर टकरा रहे थे। एआई चिप, मुझे मेरी वर्तमान स्थिति दिखाओ। लेलिन का शरीर घोड़े की चाल के साथ ऊपर नीचे हिल रहा था। उसने भीतर ही भीतर सोचा। बीप। लेलिन फोलिया, स्तर 2 अनुचर, नाइट। शक्ति 1.3, 2.5, चपलता 1.5, 2.7, जीवन शक्ति 1.0, 3.0, आध्यात्मिक बल 4.1, 4.4, जादुई शक्ति 4.0। स्थिति, मेजबान रोगजनक से संक्रमण के कारण कमजोर अवस्था में है। यद्यपि रोगाणु को रोक दिया गया था, लेकिन तब से अब तक 1 दर्जन दिन बीत चुके हैं। मेरा शरीर अभी भी कमजोर हालत में है। केवल मेरी आध्यात्मिक शक्ति पुनः बढ़ गई है। ये निरंतर ध्यान का ही परिणाम होगा। लेलिन ने अपने आंकड़े देखे और कड़वी मुस्कान दी। अभी उसका चेहरा बिल्कुल नया था। वह एक बर्फीले ठंडे सैनिक से एक अत्यंत आकर्षक सुनहरे बालों वाले नीली आंखों वाले पश्चिमी व्यक्ति में बदल गया था। हालांकि उसका चेहरा रंगहीन था। एआई चिप, मन का नक्शा प्रक्षेपित करें। लेलिन ने उस छोटी सी जानकारी को देखा जो उसने एक अत्यंत विस्तृत मानचित्र पर संकलित की थी। बिक्की की खुफिया जानकारी के अनुसार मैगी के लिए पास में ही एक सभा स्थल होना चाहिए। वहां मैं इस संक्रमण के इलाज के लिए सामग्री खरीद सकूंगा। आधे महीने की जांच और सिमुलेशन के आधार पर लेलिन ने अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी ने केवल डोरिस को ही हराया था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के साथ आधिकारिक युद्ध के कारण कोई भी उसके जैसे निम्न स्तर 2 अनुयायी से परेशान नहीं हो सकता था। ये बहुत अच्छी खबर थी। मैं संभवतः एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की वर्तमान स्थिति के बारे में भी पूछताछ कर सकता हूं। लेलिन ने अपना मन बना लिया और मुख्य सड़क से चला गया। उसने जल्दी से एक स्थान ढूंढा, अपना तंबू और औजार निकाले और शिविर स्थापित करने लगा। ये क्षेत्र थोड़ा उजाड़ लगता है, हालांकि ये सामान्य बात है। मैगस की गतिविधियां हमेशा मानव समुदायों से यथासंभव दूर रहती हैं। इसके अलावा मैगस से निकलने वाला विकिरण ऐसा नहीं है जिसे सामान्य मनुष्य झेल सके। लेलिन ने कीड़ों और जानवरों को आने से रोकने के लिए तंबू क्षेत्र के चारों ओर कुछ सफेद पाउडर छिड़क दिया। फिर उसने एक धातु का बर्तन उठाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और आग जला दी। जैसे ही धारा का पानी उबलने लगा, लेलिन पेड़ों से बाहर निकला और कुछ मशरूम और अन्य पौधे उसमें फेंक दिए। कुछ देर बाद कुछ मसाले और कुछ झींगे डालने के बाद भोजन की ताज़ा सुगंध हवा में फैल गई। लेलिन ने अपने लिए एक कटोरा निकाला। सूप का बेस सफ़ेद रंग का था। इसे गर्म गर्म पीने में बहुत आराम महसूस हुआ। लेलिन ने संतोष से कहा, जैसा कि अपेक्षित था, गर्म भोजन सबसे अच्छा होता है। लगातार बिस्कुट और कुरकुरे खाने से मुझे उल्टी आने लगती थी।
चारों ओर जंगली फूल बिखरे हुए थे और एक अज्ञात पक्षी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज काफी हद तक स्काईलार्क की आवाज जैसी थी। अगर मेरी चोट न होती तो यह एकदम सही होता। लेलिन ने अपना मांस शोरबा खत्म किया और अपने लबादे को ठीक किया। उसके कपड़ों के नीचे जले हुए मांस के क्षेत्र के चारों ओर बारीक बालों की एक परत उगी हुई थी, जो सिर के बालों की तरह दिख रही थी, जिसे देखकर लोग डर जाते थे। वहां उसे मार डालो। आसपास के पेड़ों से हलचल के संकेत मिले। लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। धीरे धीरे चिल्लाहट करीब आती गई। उसे ऐसा लग रहा था कि मुसीबत एक बार फिर दस्तक दे चुकी है। पास की झाड़ियां फट गईं जब एक विशालकाय आदमी, जो एक भव्य वेशभूषा में सजी हुई युवती की रक्षा कर रहा था, बाहर की ओर भागा। जब बड़े आदमी ने लेलिन को देखा तो वह चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किसी ने यहाँ शिविर स्थापित किया होगा। उन्होंने लेलिन की ओर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि तुम भी इसमें फंस जाओगे। वहां उसे भागने मत देना। चमड़े के कवच पहने सशस्त्र सैनिकों का एक समूह दौड़ता हुआ आया। नेता ने एक बहुत ही सुंदर चेनमेल पहना था। ये पोशाक ऐसी नहीं लगती कि इसे भाड़े के सैनिक या साहसी लोग पहनते होंगे। ये लोग संभवतः किसी कुलीन वर्ग के निजी अनुचर हैं, जो और भी अधिक परेशानी वाली बात है। लेलिन की बाहें सिकुड़ गईं। एआई चिप के स्कैन के अनुसार ये बड़ा सा आदमी स्पष्ट रूप से घायल था, लेकिन अभी भी इसमें एक तैयारी करने वाले शूरवीर की ताकत थी। जहां तक पीछा करने वालों का प्रश्न है, नेता शूरवीर स्तर का था, जबकि पीछे के सैनिक औसत मानव से थोड़े ही अधिक शक्तिशाली थे। आप कौन हैं? नेता ने लेलिन की ओर देखा। मैं तो बस एक निर्दोष दर्शक हूं, कृपया आगे बढ़ें और मेरी बात पर ध्यान न दें। मैंने आज कुछ भी नहीं देखा। लेलिन ने अपना मांस शोरबा पीना जारी रखा। इस अनौपचारिक माहौल ने निजी दस्ते के नेता को चिंतित कर दिया, क्योंकि बड़े कद का आदमी और युवती दूसरी तरफ खड़े थे। कृपया हमें बचाओ, हम विस्काउंट बैरेट के वंशज हैं। यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपकी दयालुता को याद रखूंगा और बैरेट परिवार की मित्रता सदैव आपके साथ रहेगी। उस युवती की नीली आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। इस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा याचनापूर्ण भाव था, जो संभवतः अधिकांश कुलीन युवक युवतियों को उसके सम्मान के लिए लड़ने की शपथ लेने के लिए प्रेरित कर देगा। मिस लेनिन, विस्काउंट केवल आपसे वापस आने के लिए कह रहा है। कृपया विरोध मत करो, नेता ने युवती से कहा। वह दुष्ट और नीच कीड़ा मेरे परिवार की संपत्ति पर लालच करता है और उसने मेरे पिता को जहर देकर मार डाला। भले ही मैं मर जाऊं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। युवती ने एक ही बार में अपनी सारी समस्याएं बता दी। समय समय पर लेलिन पर एक नज़र डालती रही। हालांकि उसकी हरकतें बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थीं, फिर भी लेलिन ने उसे देख लिया। ऐसा लगता है कि यह एक असफल वंशज द्वारा उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है। जानबूझकर इस संघर्ष को उजागर करके आप मुझे इसमें घसीटना चाहते हैं, है ना? लेलिन ने अपना सिर हिलाया। विस्काउंट सायर ने आपके दावे के अनुसार कुछ भी नहीं किया है। जहां तक विरासत का सवाल है, इसका फैसला कुलीनों के साथ बैठक के बाद किया जाएगा। नेता ने ऊंची आवाज में कहा। मेरे शरीर पर इसका सबूत है, युवती गुर्राए। जल्दी करो, मिस्सी को घर ले आओ। ऐसा प्रतीत हुआ कि नेता आगे कोई बातचीत न करने के लिए तैयार थे। कुछ आम सैनिक चाकू और तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े। बड़े आदमी ने दहाड़कर उस कुलीन युवती को बचाया। बड़े आदमी की ताकत स्पष्ट रूप से खराब नहीं थी, हालांकि वह घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने इनमें से 5 सैनिकों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। आम सैनिक उस बड़े आदमी का सिर काटने और वापस लाने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने चिल्लाती हुई कुलीन युवती को बांध दिया और तभी नेता, जो लेलिन से सावधान था, ने उसे एक संदिग्ध नजर से देखा। ऐसा लगता है कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, चल दर, नेता ने कहा और वह मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। वास्तव में? तो फिर तुम अभी भी तलवार क्यों चला रहे हो? लेलिन धीरे से उठ खड़ा हुआ। हमारे साहब के रहस्य किसी और को नहीं पता चल सकते। नेता धीरे से अपनी तलवार लहराता है। इसके अलावा आपके शरीर पर घाव के कारण ही आप मदद नहीं कर सकते। खांसी, लेलिन ने कमजोरी से खांसते हुए कहा। सटीक विवेक, लगता है तुमने आज मुझे मार डालने का संकल्प कर लिया है। मैं शपथ लेता हूं कि आज की घटना के बारे में एक शब्द भी प्रकट नहीं करूंगा। केवल मृतक ही रहस्य रखेंगे, नेता ने लेलिन पर वार करते हुए चिल्लाया। उसकी तलवार से बर्फ की सफेद चमक निकल रही थी। लेलिन ने बहुत ही दयनीय तरीके से चकमा दिया। नेता का चेहरा प्रसन्न हो गया। उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसका रंग अचानक बदल गया और वह कई कदम पीछे हट गया। उसके पीछे सैनिक और युवती कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। केवल उनकी आंखें ही अभी भी हिल सकती थीं। तुमने वास्तव में हमें जहर दिया है, नेता चौंक कर गुर्राया। जैसा कि एक शूरवीर से अपेक्षा की जाती है, वास्तव में आपके पास इसका सामना करने की ताकत है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि अब अपनी ताकत के बल पर वह इस भीड़ का पूरी तरह से संहार कर सकता था, लेकिन यदि कोई अधिक सुविधाजनक तरीका उपलब्ध होता तो क्यों न उसका प्रयोग किया जाता। नेता ने अपना लंबा ब्लेड नीचे फेंक दिया और भागने के लिए मुड़ा। उसकी गति वास्तव में एक सामान्य मनुष्य के समान ही थी, विषाक्त अवस्था में, और फिर भी इतनी गति, यह बहुत उल्लेखनीय बात है। लेलिन ने उदासीनता से मूल्यांकन किया। उसने क्रॉसबो उठाया। एचएप, हवा की गति और आर्द्रता की गणना करें, प्रक्षेप पथ समायोजित करें।
एस्टरिस्क जीयू एस्टरिस्क एक काली रेखा शूरवीर की छाती में घुस गई। जब उसने देखा कि तीर उसकी पीठ में घुसकर उसकी छाती से खून लेकर बाहर निकल गया है तो वह अविश्वास से भरकर गिर पड़ा। लैलिन उस स्थान पर गया जहां युवती खड़ी थी और उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसने नीचे देखा और फिर पाउडर की थैली में से पाउडर उसके मुंह में डाल दिया। एक क्षण बाद युवती खड़ी हुई और अपने अंग फैलाए। तुम हो एक मैगस? युवती ने लैलिन की ओर देखा और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। नहीं, बस एक पोषण मास्टर। उन सबको यहीं ले आओ और उनकी देखभाल करो। लैलिन ने जमीन पर गिरे सैनिकों की ओर इशारा किया। आप ऐसा क्यों नहीं करते? युवती ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन फिर भी उसने लकवाग्रस्त सैनिकों को हटा दिया। उसने यहाँ तक कि नाइट लीडर और बड़े आदमी की लाश को भी वहां से हटा दिया। इसके बाद युवती की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं। उसने अपने वस्त्र से खंजर निकाला और सभी लकवाग्रस्त सैनिकों को मार डाला। पूरी प्रक्रिया के दौरान लेलिन ने ठंडे मन से देखा, क्योंकि युवती ने अपने पीछा करने वालों को चाकू घोंपकर मार डाला। आप निश्चित रूप से एक जादूगर हैं, युवती ने विश्वास से कहा। जब तक तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करोगे, मैं अपनी सारी बहुमूल्य संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। इसमें एक मैगस की विरासत भी शामिल है, और मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी। लड़की ने अपने वस्त्र खोलते हुए कहा, क्या आप निश्चित है कि आपके परिवार में मैगस वंशानुक्रम है? लैलिन ने यह सवाल पूछते हुए काफी प्रसन्नता व्यक्त की। मैं अपने परिवार के सम्मान की शपथ लेता हूं। युवती की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। स्कैनिंग प्रक्रिया जारी है। लक्ष्य का रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। असामान्य मस्तिष्क तरंग गतिविधि का पता चला। निष्कर्ष झूठ 93.3%। एआई चिप के निष्कर्ष को देखते हुए लैलिन ने अपना सिर हिलाया। तुम क्यों नहीं चले जाते? क्या? युवती स्पष्ट रूप से हैरान थी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे परिवार में बहुत सारी बहुमूल्य संपत्ति है, आप जो चाहे ले सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने चमकते कवच वाले शूरवीरों के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं? लैलिन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। एक घने जंगल में एक साहसी व्यक्ति को एक राजकुमारी मिली जो भाग रही थी, और उसने उसका बदला लेने में उसकी मदद भी की। अनेक प्रतिकूलताओं पर काबू पाने के बाद उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। साहसी व्यक्ति को खजाने, राजकुमारी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त हुई। तब से वे हमेशा खुशी से रहने लगे। लैलिन ने इसे काव्यात्मक कवि जैसे अंदाज में सुनाया। यह महज एक खोखला भ्रम है जो झूठे वादों से भरा है। अधिक से अधिक मैं तुम्हारा शरीर और मांस प्राप्त कर लूंगा, फिर मुझे एक विस्काउंट से बदला लेने में तुम्हारी मदद करनी होगी, जिसे एक विशाल गुट का समर्थन प्राप्त है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लग रहा हूं? लेकिन युवती स्पष्टतः अभी भी संघर्ष कर रही थी। भाड़ में जाओ, लैलिन चिल्लाया। युवती असहाय होकर उठ खड़ी हुई। जब वह जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण और जहरीली नजर चमक उठी। इंतजार। युवती के कई कदम चलने के बाद लैलिन की आवाज सुनाई दी। प्रसन्नचित दिख रही युवती पीछे मुड़ी। एस्टरिस्क जीव एस्टरिस्क एक तीर उस युवती के सुंदर चेहरे को छेदता हुआ उसके ठीक पीछे पैर से जा टकराया। वास्तव में मैं तुम्हें जाने दे सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण और उग्र इरादा देखा। लैलिन ने धीरे से आह भरी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा आपकी रक्षा की और आपका अनुसरण किया, आपने जाने से पहले उसकी लाश को दफनाने की भी जहमत नहीं उठाई। इससे ये पता चलता है कि तुम एक निर्लज कृतघ्न हो। इसके अलावा अपना बदला लेने के लिए आपने मुझसे किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने की योजना बनाई थी। आप आज ये बात सबको अवश्य बताएंगे। यद्यपि मैं मुसीबत से नहीं डरता, फिर भी मैं ऐसी असुविधाओं से बहुत घृणा करता हूँ। इतने सारे कारण होते हुए भी मैं तुम्हें क्यों जाने दूंगा? लैलिन ने तीर निकाला और उस युवती की लाश को, जो अन्य लोगों के साथ शिकायत के साथ मर गई थी, ढेर कर दिया। उसने अपने थैले से एक पीले रंग की औषधि निकाली और उसे एक लाश के घाव पर डाल दिया। एस्टरिस्क ससी एस्टरिस्क जल्द ही लाश सड़कर पीले चिपचिपे तरल पदार्थ में बदल गई। लैलिन ने बाकी लाशों के साथ भी यही किया और उन सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद शिविर के आसपास के क्षेत्र में केवल पीले पानी का एक गड्ढा ही बचा था। वह विशालकाय आदमी, वह युवती और उसका पीछा कर रहे सैनिक, सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ये औषधियां जो लाशों को सड़ा सकती थीं, और लकवा मारने वाला पाउडर, ये सब लैलिन के आविष्कार थे, जो उसने तब बनाए जब वह ऊब गया था। यद्यपि इनका जादूगर या अनुचर के विरुद्ध अधिक प्रभाव नहीं होता, फिर भी यह सामान्य मनुष्यों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे घावों के उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री जुटाई जाए। इसके अलावा कुछ भी करना केवल असुविधा होगी। लेलिन ने आह भरते हुए कहा, नए बने कैंपग्राउंड की ये कैसी बर्बादी है। लेलिन ने एक बार फिर अपना सामान पैक किया और जंगल में गायब होने से पहले अपने अस्तित्व का सारा निशान मिटा दिया। डॉट 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 डॉट। रात का समय, घने जंगल के बाहरी इलाके में एक आकृति पूरी तरह से काले वस्त्र में लिपटी हुई थी और उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक शंक्वाकार बांस की टोपी भी पहन रखी थी। खोया हुआ जंगल, ये यहाँ है। लेलिन ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और फिर से अपने मानचित्र से उसकी तुलना की। बिना पीछे मुड़े वह अंधेरे में प्रवेश कर गया। उसके चमड़े के जूते सूखी टहनियों पर पड़े, जिससे चींची की आवाज निकली। अंधेरे में ये सामान्य से भी अधिक भयावह लग रहा था। एआई चिप, क्षेत्र स्कैन आरंभ करें। बीप, थोड़ा सा भ्रमकारी क्षेत्र खोजा गया।
क्षेत्र प्रभाव, प्रवेश करने वाले सामान्य मनुष्य चकित हो जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे और अंततः अनजाने में ही बाहर निकल जाएंगे। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ भूत प्रेतों की कहानियां हैं। अक्सर इंसानों के लापता होने की खबरें आती रहती हैं। यद्यपि वे भ्रम में थे, लेकिन यदि किसी जादूगर को कोई अनजान शिकार मिल जाता तो वे अपने प्रयोगों के लिए एक और नमूना लेने में कोई आपत्ति नहीं करते। नमस्ते अनुचर, मैगस मार्केट में आपका स्वागत है। एक काली आकृति एक पेड़ के ऊपर से हल्के से उछलकर नीचे आई और एक टूटी हुई कब्र के पत्थर पर जा गिरी। उसकी आंखें गहरे हरे प्रकाश से चमक रही थीं। लैलिन ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वह एक काली बिल्ली थी। एक मैगस का साथी, एक संशोधित जीव, या किसी जादू का परिणाम है, लैलिन ने मन ही मन सोचा। फिर वह थोड़ा झुका। मैं एक घुमक्कड़ अनुयायी हूँ जिसने सुना है कि यहाँ का बाजार किसी भी जादूगर के लिए खुला है। क्या ये सही है? वास्तव में इस बाजार का संचालन शक्तिशाली वॉकर परिवार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें वादा किया गया है कि प्रवेश करने वाले प्रत्येक मैगस को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। बेशक ये केवल बाजार की परिधि के भीतर ही है। काली बिल्ली ने अपने पंजे चाटते हुए मानव जैसी हंसी निकाली। तो फिर मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। सभी अनुचरों को 1 जादुई क्रिस्टल का शुल्क देना होगा। ये सभी मैगी के लिए निःशुल्क है। यहाँ लैलिन ने अपना सिर हिलाया और एक निम्न श्रेणी का जादुई क्रिस्टल फेंक दिया। काली बिल्ली ने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया, घूमी और कब्र के पत्थर से दूर छलांग लगाते हुए उसने लैलिन की ओर इशारा किया। लैलिन ने कंधे उचकाए और उसका पीछा किया। वे जितना अंदर गए, सफ़ेद धुंध उतनी ही घनी होती गई। हालांकि उनके पैरों के नीचे एक सड़क थी जो पहले से ही विशेष रूप से बनाई गई लगती थी। यहाँ थे। काली बिल्ली की आवाज़ के साथ ही आगे की धुंध छट गई और जोरदार शोर सुनाई देने लगा। इससे लैलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी अकादमी के व्यापार क्षेत्र में लौट आया हो। अंतर केवल इतना था कि यहाँ सभी लोग कसकर लबादे या भूरे रंग के वस्त्रों में लिपटे हुए थे, जिससे उनकी त्वचा का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी कुछ लोग अपनी पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाते थे, जिससे लैलिन का क्षितिज व्यापक हो गया। यहाँ कुछ समुद्री प्रजातियां थीं जिनके शरीर पर शल्क थे, तथा कुछ अर्ध पशु थे जिनके गर्दन पर फर था। वे पशु मानव से भिन्न थे, क्योंकि वे एक प्रेमपूर्ण और स्नेही प्रजाति थे। वहाँ मैगी भी दिखाई दे सकती थी, और लैलिन ने उल्लू के सिर वाले मैगस को भी देखा था। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों में अनुचरों की ऊर्जा तरंगे भी थीं, लेकिन लैलिन को लगा कि उनकी आभा से खून की बदबू आ रही थी। यद्यपि बाहरी दुनिया के अनुयायियों के पास अकादमियों की तुलना में मजबूत आधार नहीं है, फिर भी वे ऐसे वातावरण में आगे बढ़ने में सक्षम हैं जहां संसाधन दुर्लभ हैं। उनके पास भरपूर अनुभव होगा और वे लड़ने में भी अधिक कुशल होंगे। लैलिन का दिल बैठ गया। उसके हाथों में मौजूद औषधियां लगभग समाप्त हो चुकी थीं, और इस समय वह स्तर 2 के अनुचरों में सबसे अधिक शक्तिशाली अनुचर था, जिसके पास आत्मरक्षा के लिए भी बमुश्किल पर्याप्त शक्ति बची थी। यदि वह अपने पास रखी औषधियों को प्रकट कर दे तो ये अनुचर मगरमच्छों की तरह उसके चारों ओर झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाएंगे और उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपना सिर नीचे झुकाकर उसने पाया कि काली बिल्ली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। महोदय, क्या आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है? मैं केवल 1 जादुई क्रिस्टल मांगता हूँ। एक दुबला पतला सा छोटा लड़का दौड़कर आया। उसके शरीर से प्रथम स्तर के अनुयायी जैसी ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। यद्यपि उसका चेहरा बहुत पतला था, फिर भी उसकी आंखें बहुत जीवंत थीं। मुझे भी साथ लेकर चलो और दिखाओ। ठीक है। लड़का खुशी से झूम रहा था और जल्दी से लैलिन के आगे दौड़कर उसे रास्ता दिखाने लगा। ये बाजार वॉकर परिवार के संरक्षण में है, जो घुमक्कड़ अनुयायियों और मागी दोनों द्वारा समान रूप से सम्मानित परिवार है। उधर देखिए, बीच में लकड़ी की झोपड़ी एक दुकान है जिसे वॉकर परिवार ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया है। छोटे लड़के ने एक गाइड के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। तो ये दूसरे लोगों के स्टॉल हैं। लैलिन ने फर्श पर अपना सामान प्रदर्शित कर रहे अनुचरों की ओर इशारा किया। उनका सामान अकादमी के सामान से कहीं बेहतर था, और बेशक उनमें से अधिकतर नकली भी थे। हाँ, आपको केवल केंद्रीय हॉल में प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, शुल्क का भुगतान करना होगा, और फिर आप अपना स्टॉल लगाने के लिए जगह प्राप्त कर सकेंगे। छोटे लड़के ने सिर हिलाकर कहा, सर, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप बेचना चाहेंगे? वॉकर परिवार कंसाइनमेंट सेवाएं भी प्रदान करता है। मैं अभी जल्दी में नहीं हूँ, मुझे टहलने के लिए सबसे मध्य वाले क्षेत्र में ले चलो, लैलिन ने कहा। इस मैगस मार्केट में उन्होंने कई आधिकारिक मैगी को देखा जिनके चारों ओर सक्रिय रक्षात्मक बल क्षेत्र थे। ये ऐसे अस्तित्व थे जिनके खिलाफ वह अभी नहीं लड़ सकता था, इसलिए वह सामान्य से अधिक सतर्क था। ये लोहार है, ये हथियार बेचने में माहिर है। इसके बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर टेस्ट ट्यूब बनी है, और वहाँ एक पोशनरी की दुकान है। सबसे बाईं ओर एक नीलामी घर है। समय समय पर उनके पास कुछ प्रीमियम सामान होते हैं। छोटा लड़का इस जगह से बहुत परिचित था। नीलामी घर, तो क्या उन्हें जादुई कलाकृतियों के बारे में जानकारी होगी? लैलिन ने सहजता से पूछा। अब उसकी दिलचस्पी थोड़ी अधिक थी। जादुई कलाकृति? छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया। यह बहुत कीमती वस्तु है। पिछले वर्ष नीलामी में केवल एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति ही बिकी थी, यहाँ तक कि वहाँ आधिकारिक मैगी भी मौजूद थे जो बोली लगाने में शामिल हो गए। तो यह इस तरह है, मुझे हथियार की दुकान पर ले चलो। लैलिन उस छोटे लड़के के पीछे पीछे उस स्थान पर गया जहाँ लोहार की दुकान थी। अरे,
बड़ी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी, मैं आपके लिए कुछ काम लाया हूँ। जैसे ही छोटा लड़का भट्टी में दाखिल हुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं अभी वहां रहूंगा। दुकान के मालिक की दाढ़ी सचमुच घनी और घनी थी। वह लंबा तो नहीं था, लेकिन उसकी बांह की मांसपेशियां बहुत सख्त थीं और ताकत का आभास देती थीं। सम्मानित अतिथिगण, नमस्कार। मैं इस लोहार की दुकान का मालिक हूँ। कृपया मुझे ब्लैक हैमर कहें। दुकान मालिक ने अपना परिचय दिया। मुझे एक क्रॉस ब्लेड चाहिए, लैलिन ने अपने इरादे बताए। इससे पहले उत्परिवर्तित ग्रीन ट्री स्प्राइट से लड़ते समय उसने अपना क्रॉस ब्लेड बर्बाद कर दिया था। अब वह बेहतर गुणवत्ता वाला सामान चाहता था, जो आसानी से नहीं मिलता था। एक क्रॉस ब्लेड हो, मेरे पीछे आओ। ब्लैक हैमर ने अपनी कमर पर लटकी शराब की बोतल खोली और एक घूंट पिया। शराब की गंध फैल गई। ओह, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम शराब पीना कम कर दो? छोटे लड़के ने अपनी नाक भींचते हुए बाहें सिकोड़ी। हिचकी, एडगर, तुम अभी भी एक बच्चे हो और बढ़िया स्वाद वाली शराब के परम आनंद की सराहना नहीं कर सकते। ब्लैक हैमर ने अपना सिर हिलाया और लैलिन को एक लकड़ी की शेल्फ के पास ले गया। मेरी दुकान के सभी तैयार क्रॉस ब्लेड यहाँ हैं, कृपया अपना चयन करें। बेशक, अगर यह संतोषजनक नहीं है तो आप इसे कस्टम मेड भी करवा सकते हैं, कीमत के हिसाब से। जब उन्होंने कीमत के बारे में बात की तो ब्लैक हैमर के शब्द बेहद स्पष्ट थे। वह जरा भी नशे में नहीं लग रहा था। लैलिन ने लापरवाही से लकड़ी के शेल्फ पर लगे क्रॉस ब्लेडों की जांच की। ये ब्लेड स्पष्टतः पहले से ही युद्ध की कठोरताओं से गुजर चुके थे। उनकी चांदी की सतह से रेक्पिपासु आभा निकलती थी। लैलिन ने लापरवाही से एक उठा लिया। उसमें एक जटिल किंतु मजबूत एहसास था जो उसकी भारी हथेलियों में झुनझुनी पैदा कर रहा था। एक अच्छी तरह से गढ़ा हुआ स्टील ब्लेड, यहाँ तक कि इस पर एक धातु का सितारा भी बना हुआ है। मूठ को काले रेशम में लपेटा गया है ताकि वह हाथ से फिसलने से बच सके। ब्लैक हैमर ने आइटम का वर्णन किया। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और क्रॉस ब्लेड को वापस पीले लकड़ी के शेल्फ पर रख दिया, फिर दूसरा उठा लिया। इस क्रॉस ब्लेड का बाहरी भाग थोड़ा काला हो गया था। इससे एक ठोस विश्वसनीय आभा निकलती है। मिश्र धातु से बना एक ब्लेड, इसे पहले भी संशोधित किया जा चुका है, जंग और आग का प्रतिरोध करने में सक्षम। ओह, लैलिन थोड़ा भावुक हो गया। क्या यह मैगस के जादू को विफल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ब्लैक हैमर ने तुरंत अपना सिर हिलाया। जादू का प्रतिरोध करने के लिए कम से कम ब्लेड पर रून अंकित होना चाहिए। इसके अलावा इसे किसी कीमियागर द्वारा प्राप्त बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह के ब्लेड को पहले से ही एक जादुई कलाकृति माना जाएगा और इसे बिक्री के लिए इस तरह खुले में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। माफ कीजिए, मैं बहुत लालची हो गया हूँ। लैलिन ने अपना सिर हिलाया। काला ब्लेड उठाते हुए, मुझे ये चाहिए और मेरे लिए 20 क्रॉसबो बोल्ट और तैयार कर लो। ठीक है, कीमत है। ब्लैक हैमर की आंखें चमक उठी। उसने अब शराब पीने की जहमत नहीं उठाई। जब लैलिन और छोटा लड़का हथियार की दुकान से बाहर निकले तो लैलिन ने अपनी कमर से क्रॉस ब्लेड लटका लिया। उसी समय उसने एक जादुई क्रिस्टल लिया और उसे छोटे लड़के की ओर फेंक दिया। ये तुम्हारा आज का पारिश्रमिक है, मैं अब अकेले चलना चाहता हूँ। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। छोटा लड़का बहुत खुश हुआ और चलने से पहले उसने जादुई क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया। लैलिन वहीं खड़ा रहा जब तक कि छोटा लड़का दिखाई नहीं दिया। तभी वह उन दुकानों की ओर मुड़ा जहां वह पहले गया था, जहां सामान जमीन पर पड़ा था। थोड़ी देर घूमने के बाद लेलिन ने केंद्रीय क्षेत्र में मौजूद हर लकड़ी की दुकान का दौरा किया। तभी लेलिन टेस्ट ट्यूब का बोर्ड लेकर दुकान में आया। सर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? एक युवा पुरुष कर्मचारी ने कहा, जिसने फैशनेबल पश्चिमी शैली का सूट पहना हुआ था। लैलिन ने अलमारियों पर रखी औषधियों को देखा। ये चमकते हुए बर्तन विभिन्न रंगों को उत्सर्जित करते थे। पारदर्शी कांच के काउंटर पर विभिन्न कीमती सामग्रियां भी प्रदर्शित की गईं। ऐसा लगता है कि इस दुकान का सामान मोटे वूक से थोड़ा बेहतर है। लैलिन ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। मुझे फ्लेमिंगो के पंख, बहुपूंछ वाले उल्लू की आंखें, मानव सिर वाले पक्षी का पंख, गुलाबी स्याही का तेल, हरा नारियल पत्थर चाहिए। लेलिन ने जल्दी से अपनी वस्तुओं की सूची बनाई। ये सभी सामग्रियां उसकी चोटों के उपचार, विस्फोटक औषधियां बनाने तथा अन्य बुनियादी औषधियां तैयार करने के लिए आवश्यक थीं। कर्मचारी चुपचाप सुनते रहे जब तक कि लेलिन ने बोलना समाप्त नहीं कर दिया। फिर झुककर कहा, क्षमा करें, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप पोषण मास्टर हैं? मुझे इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत ज्ञान है। लैलिन के चेहरे की विशेषताएं उसके लबादे के हुड से छिपी हुई थीं। इस प्रकार कर्मचारी उसके भावों को समझने में असमर्थ थे। हमारा वॉकर परिवार आपको पूरे दिल से हमारे परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हम जो शर्तें पेश करते हैं वे समान रैंकिंग वाले मैगी परिवारों में सबसे अच्छी हैं। कर्मचारीगण और भी अधिक झुके। लेलिन को इसकी थोड़ी उम्मीद थी। पोषण मास्टर्स एक कठिन नस्ल थी। इसके अलावा मैगी औषधियों के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैगी परिवारों ने हमेशा उदार पारिश्रमिक की पेशकश करके उन्हें भर्ती करने की कोशिश की है। यदि वह कच्ची सामग्री खरीदता तो वह निश्चित रूप से पोषण मास्टर के रूप में अपनी पहचान नहीं छिपा पाता। हालांकि जब तक किसी को उनकी प्रतिभा का पता नहीं चल जाता तब तक वह उन्हें ये बताने से नहीं डरते। आखिरकार जब तक उसका पता नहीं चल जाता, दूसरों को पता ही नहीं चल पाता कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति औषधि विशेषज्ञ है या अनुचर। मैं इस पर विचार करूंगा। क्या आपके पास वे सामग्रियां हैं जो मैंने पहले बताई थीं?
लैलिन ने कर्कश आवाज में कहा। हमारे पास 2 फ्लेमिंगो पंख हैं। जहां तक बहुपूंछ वाले उल्लू की आंखों की बात है, हमारे पास अभी भी एक जोड़ी आंखें बची हुई हैं। हालांकि इसे बाजार में आए 3 साल हो गए हैं, इसलिए इसके औषधीय गुण कुछ कम हो गए हैं। जहां तक मानव सिर वाले पक्षी के पंखों, गुलाबी स्याही वाले तेल, हरे नारियल के पत्थर की बात है, वे भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसा लग रहा था कि कर्मचारी दुकान में मौजूद हर सामान को याद कर रहे थे और सब कुछ बोल रहे थे। लैलिन ने अपना सिर हिलाया। एक जादूगर की मुख्य साधना आध्यात्मिक शक्ति है। आगे बढ़ने के बाद उनके मस्तिष्क का भी विकास होगा, इसलिए सभी मैगी बुद्धिमान लोग थे। जहां तक लैलिन के अनुमान का प्रश्न है, जब मैगी उच्चतर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो उनका मस्तिष्क एआई चिप की प्रसंस्करण क्षमताओं के बराबर हो जाएगा। मुझे ये सब चाहिए, अपनी कीमत बताओ। लैलिन ने अपना सिर हिलाया। कुल 157 जादुई क्रिस्टल हैं। कर्मचारी मुस्कुराए। लैलिन ने अपना सिर हिलाया और अपने लबादे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। खोलने पर पता चला कि वह गहरे नीले रंग की औषधियों से भरा हुआ था। देखो, ये सब शक्तिवर्धक औषधियां हैं। लैलिन ने शक्तिवर्धक औषधियां निकाली और उन्हें कर्मचारियों के सामने रख दिया। शक्तिवर्धक औषधियां मूल औषधियों में से एक थीं। वास्तव में अधिकांश औषधि निर्माण अनुयायियों ने पहले इसे बनाने का निर्णय लिया। ये देखकर कर्मचारी निराश हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना संयम संभाला और निरीक्षण करना शुरू कर दिया। 30 शक्ति वाली औषधियां, मैं तुम्हें उनके बदले 130 जादुई क्रिस्टल दे सकता हूं, कर्मचारी ने कहा। लैलिन ने चुपचाप स्वीकृति दे दी। यदि वह इन्हें वूक्स पर बेचता तो उसे अधिकतम 120 जादुई क्रिस्टल मिलते। बाहर कीमतें वास्तव में अधिक थीं, लेकिन यह अधिक खतरनाक भी था। ठीक है, लैलिन ने अन्य 27 जादुई क्रिस्टल गिने और उन्हें कर्मचारियों को सौंप दिया। मेरे लिए जो सामग्री मंगाई है वह लाओ। ठीक है, मुझे एक क्षण दो। कर्मचारियों ने औषधियां और जादुई क्रिस्टलों को एक तरफ रख दिया और तेजी से पीछे की ओर भाग गए। लैलिन को लगभग 1 दर्जन मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद कर्मचारी एक छोटी लकड़ी की पेटी लेकर लौटे, जिसे उन्होंने लैलिन के सामने रख दिया। ये वे सामान हैं जिनका आपने अनुरोध किया था, कृपया इनका निरीक्षण करें। लैलिन ने लकड़ी का छोटा सा संदूक खोला। इसे लकड़ी की ट्रे का उपयोग करके अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। जहां विभिन्न सामग्रियां रखी गई थीं, वहां रंग बिरंगे पंख, हरे रंग की चट्टानें और विभिन्न रंग के पाउडर थे। लैलिन की उंगलियों ने विभिन्न सामग्रियों का पता लगाया। एआई चिप, निरीक्षण करें। जब एआई चिप ने संकेत दिया कि सभी सामग्रियां मानक के अनुरूप हैं, तभी लैलिन ने लकड़ी की पेटी अपने पास रखी। फिर वह पोषण शॉप से बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं जो बेच रहा हूं वह केवल सबसे बुनियादी शक्तिवर्धक औषधि है, और इसकी सामग्री जुटाना पहले से ही जटिल है। मैं भी इन सामग्रियों के उपयोग का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता। वे निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। लैलिन ने लकड़ी के छोटे से संदूक को अपने लबादे के नीचे छिपा लिया और कुछ बार चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे व्यापार में केवल 100 जादुई क्रिस्टल की लागत आती है। यदि वॉकर परिवार इस मामूली रकम के कारण परेशान होता तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत पहले ही खराब हो चुकी होती। इस दौरान उन्होंने एआई चिप के पहचान क्षेत्र को अधिकतम तक बढ़ा दिया, ये पुष्टि करने के बाद कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। लैलिन ने खोया जंगल छोड़ दिया। पिछली घटना के बाद से लैलिन ने अपना शिविर बदल लिया है। अभी वह एक गुफा में शरण लिए हुए है। जहां तक इसके पिछले मालिक, जो एक काला भालू था, का सवाल है, ये काफी समय से लैलिन का भोजन बन चुका था। एस्टरिस्क टकराना। एस्टरिस्क लैलिन ने कुछ बड़े बक्सों को एक साथ रखकर एक सरल प्रयोग तालिका बनाई। फिर उसने अपना उपकरण उस पर रख दिया। मैं अंततः इस शापित रोगाणु से छुटकारा पाने जा रहा हूं, लैलिन ने दांत पीसते हुए कहा। हर दिन मुझे इस घाव को दागना पड़ता है। मेरी जीवन शक्ति और ताकत की सीमाओं के कारण मैं इससे तंग आ चुका हूं। लैलिन ने एक हरे रंग का पत्थर उठाया जिसकी सतह पर पत्ती का आकार था। ये एक हरे नारियल का पत्थर था, जो एक दुर्लभ वस्तु थी जिसमें आधा पौधा और आधा खनिज था। हरे नारियल के पत्थर को तोड़ते हुए लैलिन ने गुलाबी स्याही का तेल लिया और उसे गर्म किया। जब इसमें बुलबुले उठने लगे तो उन्होंने इसमें पिसा हुआ ग्रीन कोकोनट रॉक पाउडर मिला दिया। एस्टरिस्क सस्सी। एस्टरिस्क जैसे ही हरे नारियल के चूर्ण को गुलाबी स्याही के तेल पर डाला गया, एक फुफकारने जैसी आवाज निकली। गुलाबी स्याही का तेल एक क्षण में हरा हो गया। इससे एक अजीब सी खुशबूदार गंध निकलती थी। औषधि सफलतापूर्वक तैयार हो गई। एआई चिप की पुष्टि सुनकर लैलिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके शरीर पर तरह तरह के जले हुए निशान और निशान देखे जा सकते थे। उसके कंधे और पेट पर अत्यंत भयावह निशान थे, जिनके चारों ओर बालों के गुच्छे उगे हुए थे। क्यूसिटिकेसी। लैलिन ने एक मंत्र बुदबुदाया। परखनली में हरे रंग का मिश्रण तुरंत उबल गया और वाष्पित होता रहा, जिससे हवा में गंध अधिक सघन हो गई। एस्टरिस्क सस्सी। एस्टरिस्क जैसे कि उसे अपना जीवन दे दिया गया हो। लैलिन के घावों के आसपास के बाल बाहर निकलने लगे और टेस्ट ट्यूब में घुस गए। वो लैलिन ने अपने दांत पीस लिए और इन बालों को अपनी मर्जी से बाहर निकलने दिया। 1 दर्जन मिनट बाद लैलिन के घाव के आसपास काले बाल नहीं बचे थे। जहां तक टेस्ट ट्यूब का प्रश्न है, वह बालों की एक गेंद में परिवर्तित हो गई।
लैलिन का चेहरा उदासीन बना रहा क्योंकि वह अपना ठंडा पसीना पोंछ रहा था। उसने एक पंख में आग जलाई और उसे बालों के गोले पर फेंक दिया। बूह! हरे रंग की लपटें उठ रही थीं और एक महिला के रोने की आवाज़ की नकल कर रही थी, जो डोरिस की आवाज़ के समान थी। बालों की कई लंटें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन लैलिन ने उन्हें दूधिया सफ़ेद पदार्थ की एक गेंद के भीतर फंसा लिया। उनके पास जलकर राख हो जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हरे रंग की लपटें शांत होने के बाद पीछे सफ़ेद धूल का ढेर रह गया। लैलिन का चेहरा बहुत गंभीर था क्योंकि वह हल्के से धूल पर हाथ फेर रहा था। एस्टरिस्क धूल हवा में घूमकर एक महिला के चेहरे में बदल गई। शत्रु, दुश्मन। इस रोगाणु में एक पीड़ित आत्मा का जहर है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली है। लैलिन ने अपना सिर हिलाया, एक हरे रंग का घोल निकाला और उसे उस महिला के चेहरे पर छिड़क दिया। एस्टरिस्क मानव चेहरा तेजी से सफ़ेद धुंध में बदल गया और पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। एआई चिप, स्कैन आरंभ करें, लैलिन ने आदेश दिया। बीप, स्कैन पूर्ण। परिणाम, मेज़बान शरीर में रोगाणु पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एआई चिप की बात सुनकर लैलिन के चेहरे पर आखिरकार राहत झलक उठी। उसने आलस से हाथ बढ़ाया और अपने शरीर पर पड़े निशानों को छुआ। यह थोड़ा भद्दा है। यदि नीला ये सब देखती तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती? बड़े संदूक में खोजबीन करने के बाद उसे एक औषधि मिली और उसने उसे पी लिया। 1 दर्जन मिनट बाद लैलिन की त्वचा की ऊपरी परत कांप उठी और निशानों और मृत त्वचा की परत बाहर निकल गई तथा उनकी जगह चमकदार त्वचा आ गई। एक बार जब मैं रोगाणु से छुटकारा पा लूंगा तो मेरी त्वचा पर मौजूद निशानों को ठीक करना बस कुछ औषधियों का काम है। लैलिन ने उन निशानों को छुआ जो अब बहुत फीके पड़ चुके थे। मेरा अनुमान है कि एक और खुराक के बाद ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसके बाद लैलिन ने उस दुर्भाग्यपूर्ण काले भालू के पंजे का शेष हिस्सा बाहर निकाला और खुद को एक अच्छे भोजन से पुरस्कृत किया। जब वह पेट भरकर खा पी रहा था तब बाहर का आसमान धुंधला हो चुका था। लैलिन ने गुफा के अंदर एक छोटी सी आग जलाई और आगे की यात्रा के बारे में सोचने लगा। डोरिस का अंततः निपटारा कर दिया गया है। अब कोई भी पीछा करने वाला नहीं बचा है, इसलिए मैं यात्रा करते समय निश्चिंत रह सकता हूँ। अकादमी का मिशन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार इसे पूरा करने के लिए मेरे पास 3 साल हैं। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी का प्रदर्शन इस समय कैसा है। हालांकि लैलिन आज बाजार में एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी से संबंधित समाचार के बारे में पूछताछ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि आसपास जासूस भी हो सकते हैं। यदि वह अपनी पहचान उजागर कर दे तो क्या ये जाल में फंसने जैसा नहीं होगा? वह केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि वह आधे राज्य की यात्रा न कर ले। उसके बाद ही वह सुरक्षित रूप से पूछताछ शुरू कर सकता था। इतना बड़ा मामला निश्चित रूप से मैगी सभा स्थलों पर एक गर्म विषय होगा। उसे केवल इतना ध्यान रखना है कि वह अपने बारे में कोई भी जानकारी उजागर न करे। इन सब से बाद में निपटा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी से सभी औषधियों को जादुई क्रिस्टल में बदल दिया जाए। इन सभी विशाल संदूकों को इधर उधर ले जाना बहुत असुविधाजनक है। लैलिन ने ठोस लकड़ी की छाती को थपथपाया। उसे कुछ दिन पहले के उस दुखी भूरे घोड़े की याद आई जो ऐसा लग रहा था कि कभी भी मर जाएगा। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं अब वॉकर परिवार के बाजार में नहीं जा सकता। आखिरकार मैंने अभी वहां कई औषधियां बेची हैं। लैलिन ने मन ही मन नक्शा देखा और अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगाया। अकादमी से ईस्टवुड्स प्रांत तक मुझे 5 अन्य प्रांतों से होकर यात्रा करनी होगी। मैं रास्ते में औषधियां बेच सकता हूं। अधिक से अधिक मैं केवल जैरशा प्रांत तक ही औषधियां बेच सकता हूं। मानचित्र पर जैरशा प्रांत उनके गंतव्य के मध्य में था। ईस्टवुड्स प्रांत को 2 और प्रांत अलग करते थे। यदि वह अपनी औषधियों को ईस्टवुड्स प्रांत तक बेच दे तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह अपनी यात्रा का कार्यक्रम और उद्देश्य ही उजागर कर देगा? लैलिन इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसा करे। यद्यपि उसने रास्ते में ही अपना माल बेच दिया, परंतु अन्य लोग उसे खोज पाने में सफल नहीं हो सके। आखिरकार हर दिन किए जाने वाले व्यापार असंख्य थे। हालांकि लैलिन अपनी पटरियों की सुरक्षा के मामले में थोड़ा अधिक सतर्क रहना चाहता है। जहां तक जैरशा प्रांत का प्रश्न है, यह पूलफील्ड किंगडम के मध्य क्षेत्र में था और सभी तरफ से वहां पहुंचना संभव था। अन्य लोग लैलिन के गंतव्य का अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। खैर, अभी भी समय है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आगे के स्थानों के लिए मार्ग बदल सकता हूं। किसी भी हालत में मुझे सावधान रहना होगा कि मैं अपनी पहचान कभी उजागर न करूं। लैलिन ने मैगी सभा स्थलों के रूप में चिन्हित बिंदुओं को देखा और गहन विचार में प्रवेश किया। 2 महीने बीत गए। जैरशा प्रांत के रास्ते पर एक मजबूत काले घोड़े पर लकड़ी का संदूक रखा हुआ था और उसके साथ काले वस्त्र पहने एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के बाल चमकीले लाल थे और वह अत्यंत सुंदर था। ये स्वाभाविक रूप से छद्मवेश में लैलिन था। उस समय से जैसे जैसे लैलिन यात्रा करता गया, उसे समय समय पर कुछ मैगी सभा स्थल या कुछ छोटे पैमाने के व्यापारिक स्थल मिले, जहां उसने अपने द्वारा बनाई गई औषधियां बेचीं। चूंकि वह हर बार कुछ ही बेचता था, इसलिए अन्य विशेषज्ञों का ध्यान उस पर नहीं गया। कभी कभी लालच में अंधे कुछ मूर्ख अनुचर उसे घात लगाते थे, लेकिन वे उसके मुकाबले में कतई नहीं थे। सबसे खतरनाक घटना तब घटी जब लेवल 3 का एक अनुयायी अन्य अनुयायियों के एक समूह को लेकर आया और उसने उसे घेर लिया। फिर भी लैलिन एआई चिप की पहचान क्षमता की मदद से उनसे बचने में कामयाब रहा।
इन व्यवसायों के माध्यम से उन्होंने कुछ बहुमूल्य सामग्रियां और विशेष मैगी ज्ञान पर कई पुस्तकें हासिल की, जिससे एआई चिप के डेटा बैंक में काफ़ी वृद्धि हुई। इन पिछले 2 महीनों में उन्होंने अंततः उन सभी छाया और डार्क एलिमेंट मंत्र मॉडलों को रिकॉर्ड कर लिया जो उन्होंने पहले खरीदे थे। इसके बाद उन्होंने पुस्तक की विषय वस्तु को पूरी तरह मिटा दिया। इससे उसका सामान काफ़ी हल्का हो गया। अपनी औषधियों का एक बड़ा हिस्सा बेचने और उन भारी भरकम जादू की किताबों से छुटकारा पाने के बाद लैलिन अपनी सारी चीज़ें एक संदूक में रख सका। उनके अनुमान के अनुसार बची हुई औषधियों को बेचने के बाद वह बस्ते के साथ यात्रा कर सकते थे। मैंने औषधियों की लोकप्रियता को कम करके आंका है। अभी मैंने 2000 से अधिक जादुई क्रिस्टल एकत्र कर लिए हैं। यदि क्रय संबंधी जानकारी और अन्य विविध वस्तुएं न होती तो शायद मुझे 2500 से अधिक जादुई क्रिस्टल मिल जाते। लैलिन ने अपने हाथ बढ़ाए और अपने वस्त्र को टटोला। एक कठोर बनावट वाली बोरी उसके हाथों में आ गई। वह मुस्कुराए बिना न रह सका। सौभाग्य से इस मैगस वर्ल्ड में उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल हैं। एक टुकड़े को 100 साधारण जादुई क्रिस्टलों के बदले में बदला जा सकता है, अन्यथा मुझे उन सभी जादुई क्रिस्टल को ले जाने में समस्या होगी। एआई चिप आंकड़े अपडेट। लैलिन ने आदेश दिया। बीप लैलिन फॉलियर स्तर 2 अनुचर और नाइट शक्ति 2.7 चपलता 2.8 जीवन शक्ति 3.0 आध्यात्मिक बल 4.6 जादुई शक्ति 4.0 स्थिति स्वस्थ। एआई चिप की आवाज़ गूंज उठी। एन शक्ति और चपलता बढ़ी। यह मेरी आंतरिक नाइट ऊर्जा की निरंतर उत्तेजना का परिणाम है। इसके स्थिर हो जाने के बाद मैं धीरे धीरे नाइट के प्रशिक्षण के अगले चरण को शुरू कर सकता हूं। इससे मेरे सभी आंकड़े कम से कम 3 तक बढ़ जाएंगे। जहां तक आध्यात्मिक शक्ति का प्रश्न है तो इसमें थोड़ी ही वृद्धि हुई। जीवन और मृत्यु की अनेक स्थितियों के बाद मुझे यही एकमात्र प्रतिफल मिला। जैसा कि अपेक्षित था, मैगस प्रशिक्षण और अधिक कठिन होता जाएगा। लैलिन ने आह भरी और मन ही मन फिर से नक्शा सामने रख दिया। विशाल मानचित्र पर जैशा प्रांत पुलफील्ड किंगडम के मध्य क्षेत्र में था। यहाँ कई छोटे छोटे मैगस परिवार रहते थे। यद्यपि यह एक सामान्य मानव साम्राज्य की राजधानी थी, फिर भी इसने सभी प्रकार के यात्रियों, अनेक घुमक्कड़ मागी और यहाँ तक कि अपराधी मागी को भी आकर्षित किया। इन मागी को उनके कट्टरपंथी विचारों या किसी अन्य मामले के कारण उनके पिछले संघ से निर्वासित कर दिया गया, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा या यहाँ तक कि इनाम सूची में डाल दिया गया। वे घुमक्कड़ मागी में बदल गए, जिससे वे अक्सर बहुत खतरनाक लोग बन गए। जैशा प्रांत में ऐसा सहयोग है कि रेडबर्ड परिवार द्वारा नियंत्रित एक विशाल मैगस बाजार है, जो एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी को समर्थन देने वाले 3 बड़े परिवारों में से एक है। मैं निश्चित रूप से यहाँ नवीनतम समाचार प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। इन पिछले 2 महीनों में लैलिन ने एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी से संबंधित विभिन्न समाचारों के बारे में गुप्त रूप से पूछताछ की थी। हालांकि उन्हें जो जानकारी मिली वह सब अस्पष्ट थी। वह केवल इतना जानता था कि वह अपने पश्चिम में कुछ गुटों के साथ युद्ध था। जहां तक इसके विरोधियों का सवाल है तथा अकादमी का प्रदर्शन कैसा रहा, सब कुछ बहुत अस्पष्ट था। हम यहाँ हैं, एलिनल मार्केट। मैं अपनी बची हुई औषधियाँ बेच दूंगा और अपनी यात्रा पुनः शुरू करने से पहले अकादमी की खबरें पूछूंगा। लैलिन ने निर्णय लिया, एक छोटे से गांव के खंडहर घाट पर। यदि खुफिया रिपोर्ट न होती तो मैं कभी विश्वास नहीं कर पाता कि पुलफील्ड किंगडम का पहला मैगस बाजार वास्तव में एक सामान्य मानव गांव के नीचे छिपा होगा। जैसे ही लैलिन ने गांव के आसपास के वातावरण को देखा, उसे एक बेजान वातावरण दिखाई दिया। मैगस मार्केट यहाँ से नीचे होना चाहिए क्योंकि इसमें से कभी कभी विकिरण निकलने के संकेत मिलते हैं। उपरोक्त ग्रामीण निश्चित रूप से बीमार हैं, जिनमें से कुछ की अचानक मृत्यु भी हो सकती है। वे कैसे फलने फूलने में सक्षम होंगे? मुझे डर है कि 1 दर्जन या उससे अधिक वर्षों के बाद ये गांव एक और भूतहा शहर बन जाएगा। लैलिन ने अपने शरीर पर भूरे रंग के लबादे को ठीक किया और अपने चेहरे को ढक लिया, इससे पहले कि वह ईंटों से बनी एक झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। लैलिन ने जब हल्के से दरवाजा खटखटाया तो जंग लगे दरवाजे से धीमी आवाज आई। आप कौन हैं? अंदर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मैं एक घुमक्कड़ अनुचर हूं जो बाजार पर नजर डालना चाहता है। एस्टरिस्क चरमराहट। एस्टरिस्क बड़ा दरवाजा खुला और काले वस्त्र पहने एक आकृति सामने आई। लैलिन हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति में हत्या की मंशा झलक रही थी। यह एक बहुत ही अस्पष्ट अवधारणा हो सकती है, लेकिन यदि कोई अपनी प्रजाति के बहुत से लोगों को मार देता है तो वे निश्चित रूप से दूसरों से भिन्न होंगे। काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति ने लैलिन को ऐसा एहसास कराया कि उसके हाथों उसी स्तर के कई विशेषज्ञ मारे गए, जैसा कि एक बड़े बाजार से अपेक्षित होता है। यहाँ तक कि गार्ड भी बहुत भयंकर है। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने स्तर 3 के अनुचर की ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित की। यहाँ तक कि वह एक बार उपयोग होने वाली जादुई वस्तु भी साथ रखता था। हालांकि यह एआई चिप की पहचान से बच नहीं सका। चाहे ये तुम्हारा पहला मौका हो या नहीं, मैं तुम्हें नियम बताऊंगा। बाजार के अंदर किसी भी तरह के झगड़े को रेडबर्ड परिवार द्वारा उकसावे के रूप में माना जाएगा, काले लबादे वाली आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। तभी लैलिन ने उसकी आस्तीन पर रेडबर्ड का प्रतीक चिन्ह देखा। मैं समझता हूँ। लैलिन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, शुल्क 1 जादुई क्रिस्टल होगा। लैलिन द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने चिमनी पर हल्के से थपथपाया और स्टील की मशीनें गड़गड़ाने लगी।
चिमनी दाहिनी ओर मुड़ गई जिससे नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। यहाँ तक कि इसकी शैली भी एबिस बोन फॉरेस्ट अकादमी की याद दिलाती है। लैलिन ने अपना सिर हिलाया। सुरंग में प्रवेश करने के बाद चिमनी बंद हो गई और मार्ग एक बार फिर से मंद हो गया। केवल कुछ लैंप गहराई में मंद रूप से चमक रहे थे। लैलिन सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब उसे लगा कि वह 1 दर्जन मीटर नीचे चला गया है तो एक विशाल गुफा उभरी। बाजार बहुत बड़ा था। इसका आकार कई फुटबॉल मैदानों के बराबर था। छत पर किसी प्रकार के स्टेलेक्टाइट लगे हुए थे जिससे लैलिन को संदेह हुआ कि क्या वे प्राकृतिक थे। बाजार के मध्य में भूरे पत्थरों से निर्मित इमारतें एक पंक्ति में खड़ी थीं। उनके चारों ओर लकड़ी की झोपड़ियों का घेरा था। जहां तक सड़क पर दुकानों की बात है तो वे वास्तव में बहुत कम थीं। मागी और अनुचरों ने विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने थे। सफ़ेद, काले और भूरे वस्त्र पहने लोगों को दुकानों के अंदर बाहर आते जाते देखा जा सकता था। लैलिन को मैगस वर्ल्ड के नियम थोड़े बेहतर ढंग से समझ में आने लगे। सामान्यतः आधिकारिक मैगी या तो काले या सफ़ेद कपड़े पहनते थे तथा अनुचर भूरे रंग के कपड़े पहनते थे। श्वेत उन गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे जो अधिक शांतिप्रिय थे, उदाहरण के लिए चिकित्सा कला और इसी तरह के अन्य। ई चिकित्सा कला और इस तरह। जहां तक काले वस्त्रधारियों का प्रश्न है, वे युद्ध की ओर अधिक झुकाव रखते थे तथा उनका स्वभाव भी अजीब था। बेशक ये पारंपरिक वेशभूषा वाले लोग हैं। वहां कुछ मैगी भी थे जिन्होंने विभिन्न अजीब दिखने वाली वेशभूषा पहन रखी थी जो काफ़ी विचित्र थी।